माई कल्टिवेशन डिपेंड्स ऑन सिमुलेशन। अध्याय 111। ये यांग अभी भी सदमे में था, तभी हान गुआंग वहां आया। भाई, ये मुझे माफ कर दो। मेरे परिवार में ऐसा दरिंदा आ गया है जिसने तुम्हें हंसी का पात्र बना दिया है। हान गुआंग ने लोगों को हानफैंग के शव को संभालने का निर्देश देते हुए कहा। ये यांग की आंखों में उदासी का जरा भी भाव नहीं था, जिससे उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं सिमुलेशन में बच गया। पता चला कि हान चेंग की हत्या में हान बिंगबिंग, हान याओयाओ, हान गुआंग और हान फैंग शामिल थे। हालांकि हान फैंग निर्दोष था, फिर भी उसे इस दलदल में घसीटा गया और बलि का बकरा बना दिया गया। हेरिंग सिटी ने अपने दरवाजे फिर से खोल दिए और आखिरकार सभी बाहर निकल सके। हत्यारे ने हान फैंग को बलि का बकरा बनाकर मामले को खत्म कर दिया। इसके बाद ये यांग और हान याओयाओ युवानचेंग की ओर बढ़े और जाते हुए व्यापारियों और भाड़े के सैनिकों को देखते रहे। दोनों चुपचाप विचारों में खोए हुए थे। कुछ देर बाद हान याओयाओ ने आखिरकार कहा, क्या हत्यारा सचमुच हान फैंग था? वह रुक गई, उसकी खूबसूरत आंखें ये यांग पर टिकी थीं, जवाब ढूंढते हुए। अगर है भी तो क्या हुआ अगर नहीं है? तुम तो बस एक को मारना चाहती हो, चाहे वह कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये यांग ने अपना सिर घुमाकर हान याओयाओ की तरफ देखा और धीरे से कहा। हान परिवार के सभी बच्चों का मकसद था कि अगर हो सके तो किसी एक को नुकसान पहुंचाना। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हत्यारा कौन था। ये हान याओयाओ की मूल योजना से अलग था। उसका शुरुआती मकसद जांच पड़ताल करके ये पता लगाना था कि हत्यारा हान बिंगबिंग ही थी। उसने हान चेंग को जहर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान फैंग की मौत हो जाएगी और हान बिंगबिंग एक मुसीबत से बच जाएगी। हान चेंग की मौत में हान गुआंग का हाथ हो चुका है। उसके पीछे एक बड़े बुजुर्ग का हाथ है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हान गुआंग है, हान बिंगबिंग नहीं। वह पहले से ही बेकार है। ये यांग ने युवानचेंग पर हाथ रखा, दूर डूबते सूरज को देखते हुए, और पूछा, क्या कारण है? हान याओयाओ का स्वर ठंडा था। इस समय उसे लगा कि उसकी गणनाएं उसके अपने रास्ते से भटकने लगी हैं, जिससे वह बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। हान बिंगबिंग का योग्य सेनापति जियोडुआन पहले ही मर चुका है और वह ज्यादा परेशानी नहीं पैदा कर सकता। और हान नियर तो बस एक मासूम बच्ची है। बचा हुआ हान गुआंग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे न केवल 9 क्रांतियों वाले मानव लोक के एक महापुरुष का समर्थन प्राप्त है, बल्कि प्रथम राजकुमार का भी समर्थन प्राप्त है। ये यांग की बातें सुनकर हान याओयाओ गहरी सोच में पड़ गई। वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि ये यांग का क्या मतलब था। जाहिर है, बाकी कुछ लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उन सभी को मारकर ही तुम हमेशा के लिए इस स्थिति में बैठ सकती हो। ये यांग ने अचानक मुड़कर हान याओयाओ से कहा। एक भी नहीं बचा। हाँ, एक भी नहीं बचा। हान याओयाओ ने ये यांग की ओर देखा और इस पल उसे उसकी आंखें भयानक रूप से काली लगीं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा यह आदमी उससे भी ज्यादा चालाक है और उसकी बुद्धि भी उससे कम नहीं थी। ये यांग की निगाहों और शब्दों से वह अंदाजा लगा सकती थी कि ये यांग को रास्ते में उसके द्वारा की गई हर हरकत का पहले से ही पता था, और यहाँ तक कि उसके विचार भी साफ दिखाई दे रहे थे। जिस क्षण उसने पहली बार ये यांग और तीसरे एल्ड ये को देखा, अरे नहीं, ये बाई होंग होना चाहिए, उसी क्षण से जब वह उनसे मिली उसे सतर्कता का एहसास हुआ। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने ये यांग को एक चाल चलते देखा। उस समय उसे एक रहस्यमयी हथियार पकड़े हुए और एक मांसाहारी ओनी को एक ही वार में मार गिराने का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने ये यांग और तीसरे एल्ड ये की असली पहचान जानने के लिए उस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया जो उसने बड़ी मेहनत से हासिल की थी। वह तीसरा बड़ा ये शाही दरबार का एक प्रमुख अपराधी बाई होंग था, और ये यांग 10 महान परिवारों में से एक रात्रि परिवार का वंशज था। शुरू से ही उसे पता था कि सोल नदी से बाहर निकलना मुश्किल होगा, इसलिए उसने शाशु और उसके भाड़े के भाइयों के खिलाफ साजिश रची और ये यांग को जल्लाद बनाकर उस भयानक जंगल से बाहर निकलने के लिए उनका इस्तेमाल किया। शाशु का सफाया कर दिया गया क्योंकि उसकी ताकत अब उसकी मदद करने में सक्षम नहीं थी। उस समय उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर थी जो शाशु की जगह लेने के लिए बुद्धिमान और बहादुर दोनों था, और वह था ये यांग। इसलिए उसने शाशु को सोल नदी के बाढ़ वाले अजगर के पेट में मरने दिया। इसके बाद वह ये यांग का इस्तेमाल जारी रखना चाहती थी। उसे अपने भाई बहनों का वध करने के लिए अपना दाहिना हाथ बनाना चाहती थी, ताकि वह उसे कुछ गंदे और थकाऊ काम करने में मदद कर सके। ये यांग को अपने साथ रखने के लिए उसने उससे शादी करने का भी फैसला किया। चूंकि वह नाइट फैमिली से था, जो 10 महान परिवारों में से एक है, अगर रिश्ते को अच्छी तरह से संभाला जाता तो ये यांग नाइट फैमिली में वापस भी आ सकती थी और उसे एक शक्तिशाली समर्थक भी मिल जाता। ये यांग को नाइट फैमिली में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए उसके पास पहले से ही एक योजना थी। लेकिन इस समय हान याओयाओ को पहले ही पता चल गया था कि ये यांग उससे भी ज्यादा चालाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही उसके द्वारा किए गए हर काम का पता था, बस उसने उसे बताया नहीं था। हान याओयाओ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपने सामने खड़े सुंदर युवक को देखा।
ये यांग ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। अपने सभी भाई बहनों को खत्म करना उसके दिल में बस एक छिपा हुआ विचार था और उसने बस उसके विचार जोर से कहे। इस अनुकरण में हान याओयाओ ने खुद अपने भाई बहनों को एक एक करके फांसी की सजा के लिए भेजा। उसकी क्रूरता हान गुआंग के बराबर थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने प्रथम राजकुमार का पक्ष नहीं लिया, जिससे दुनिया में कुछ समय के लिए शांति बनी रही। उसकी बातें सुनकर हान याओयाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुप हो गई। हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुनिया में शांति के लिए उसके पास अपने कई भाई बहनों के खिलाफ लगातार साजिश रचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये यांग के बोलने के बाद उसे अपने मन के असली विचार समझ में आ गए। मैं बाकी दो को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगी। बचा हुआ हान गुआंग ऐसा नहीं है जिससे तुम और मैं लड़ सकें, हमें बाहर से मदद की जरूरत है। ये यांग ने धीरे धीरे डूबते सूरज को देखते हुए कहा। उस समय आसमान खून जैसा था। लाल डूबता सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे गायब हो गया, उसकी आखिरी किरणें बादलों को सजा रही थीं। ये यांग जानता था कि हान गुआंग को खत्म करने के लिए उसे अपनी बड़ी बहन नोंगयू की मदद लेनी होगी ताकि वह हान गुआंग के पीछे मौजूद महान बुजुर्ग से निपट सके। वरना हान गुआंग के पीछे 9 क्रांतियों वाले मानव लोक का महान बुजुर्ग कोई मजाक नहीं था। अगर वह व्यक्ति उसे मारना चाहता तो बस उंगली हिलाने से उसे दफनाने की जगह नहीं मिलती। जहां तक हान याओयाओ की बात है, ये यांग के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। जब से वह उससे मिली थी उसने पहले ही उसे और बाई होन को भांप लिया था। हत्या के सारे अपराध उसी ने किए थे, जबकि हान याओयाओ ने अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखने के अलावा कुछ नहीं किया। इसके अलावा इतने सारे अनुकरणों के बाद भी हान याओयाओ अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण में भी अभिनय कर रही थी, अपनी रहस्यमय साधना पद्धति का खुलासा नहीं कर रही थी, जिससे ये यांग हैरान रह गया। और जब उसने उसे सिंहासन पर बिठाने में मदद की, अगर वह उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होता तो वह नोंगयू को उसकी लोकेशन की जानकारी बता देती। यही एक बड़ी वजह थी कि वह बार बार नोंगयू के पीछा से बच नहीं पाता था। हालांकि मुझे उसकी मदद की भी ज़रूरत है, यानी हान याओयाओ के पास मुझे नाइट फैमिली में शामिल करने का एक तरीका है, ताकि मैं नाइट फैमिली के विशाल साधना संसाधनों को प्राप्त कर सकूं, जिससे मेरी शक्ति में सुधार हो सके। ये यांग ने हान याओयाओ की ओर देखते हुए सोचा। लेकिन अब ये यांग को ये बात परेशान कर रही थी कि हान याओयाओ उसकी पहचान कैसे जानता था और हान याओयाओ का गुप्त तरीका क्या था। हर अनुकरण में हान याओयाओ ने इसे कभी उजागर नहीं किया, यहाँ तक कि मृत्यु में भी नहीं। दोनों फिर से चुप हो गए। दोनों शहर के चहल पहल भरे द्वारों को देखते हुए अपने अपने विचारों में खो गए। अगरबत्ती जलाने के कुछ समय बाद ये यांग ने हान याओयाओ से कहा कि वह पहले वापस जाए, क्योंकि उसे अभी भी कुछ काम बाकी था। हान याओयाओ की पीछे हटी हुई आकृति को देखकर ये यांग की आंखों में ठंडक आ गई। इस समय वे दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। वह उसे नाइट फैमिली में प्रवेश दिलाने में मदद कर सकती थी, जो 10 महान परिवारों में से एक है, और वह उसे हायरिंग सिटी का स्वामी बनने में मदद कर सकता था। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। ये यांग ने एक कदम बढ़ाया और जमीन तुरंत 1 इंच सिकुड़ गई। बस एक कदम में वह हान बिंगबिंग के कमरे में पहुंच गया। ये यांग के अचानक प्रकट होने से वह चौंक गई, लेकिन ये यांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे बढ़कर उसे गले लगाया और चूमा। लगभग आधी अगरबत्ती के बराबर समय तक चुंबन करने के बाद हान बिंगबिंग के शरीर में गुप्त रूप से प्राण ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उनमें एक बहुत ही छोटी गोली भी थी, जिसे स्पीड फीड स्पिल कहा जाता है, जो गर्भधारण की अवधि को छोटा कर सकती थी। उसे पता नहीं चला कि ये यांग ने गुप्त रूप से क्या किया था। जैसे ही वह प्राण ऊर्जा हान बिंगबिंग के शरीर में प्रवेश की, ये यांग को तुरंत लगा कि उस पर लगातार जासूसी हो रही है। वह गायब हो गई। उसने तुरंत हान बिंगबिंग को धक्का दिया और फिर तेजी से चला गया। हान बिंगबिंग वहीं खड़ी रह गई, हैरान। उसने सोचा था कि ये यांग उसे पूरी रात परेशान करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ एक चुंबन के लिए आएगा। और हालांकि उसके मन में कई सवाल थे, वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह बस ये यांग को नाराजगी भरी नजरों से जाते हुए देख सकती थी, और उसने अपने मुंह के कोने से लार पोंछकर उसे साफ किया और कहा, जब मैं नगर स्वामी बनूंगी तो तुम्हें अपना दास बनाऊंगी और आज के अपमान का 100 गुना बदला दूंगी। हान बिंगबिंग के कमरे से निकलने के बाद ये यांग वहां से नहीं गया, बल्कि तुरंत अपनी आकृति छिपा ली, 12 छोटे लाल झंडे निकाले और उन्हें हान बिंगबिंग के कमरे के चारों ओर लगा दिया। फिर उन्हें ढकने के लिए कुछ घास या टहनियां ढूंढ लीं। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद ये यांग ने अपने सच्चे सार को 13 छोटे झंडों में प्रवाहित कर दिया, और तुरंत सभी छोटे झंडों को मानो एक आह्वान मिला हो, जिससे एक ऐसी संरचना बन गई जिसने हान बिंगबिंग के निवास को घेर लिया। जैसे ही संरचना सक्रिय हुई, हान बिंगबिंग को तुरंत अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हुआ, लेकिन ये बस एक क्षणिक दर्द था और फिर गायब हो गया, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये यांग के जाने के बाद हान बिंगबिंग नहाने के लिए बाथटब में गई और उसने अपने पेट को छुआ तो पाया कि वह थोड़ा उभरा हुआ था। मेरा खान पान इन दिनों अनियमित हो गया है और मेरा वजन भी बढ़ गया है।
लगता है अब से मुझे अपनी दिनचर्या नियमित करनी होगी, उसने सोचा। इसे ज्यादा गंभीरता से न लेते हुए उसने नहाना जारी रखा। दूर से ये यांग एक छत पर स्थिर खड़ी थी और कमरे के अंदर हान बिंगबिंग को देख रही थी। 3 महीने, माफ करना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें दूसरी बार मार डालूंगा। ये यांग ने मन ही मन हल्की सी आह भरी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी ठंडक थी। ये सब करने के बाद ये यांग अपने घर लौट आया। आड़ू के फूलों से भरे आंगन को खोलते ही उसे आड़ू के फूलों की हल्की सी खुशबू आई। गुरु, आप वापस आ गए। मैं पहले ही पहली क्रांति के मध्य चरण तक साधना कर चुका हूँ। जू झेंगक्सू उत्साह से दौड़कर आया और बहुत खुश होकर बोला। ये यांग ने सिर हिलाया। मैं इन कुछ दिनों से 1 महीने के लिए एकांतवास में रहूंगा। इस दौरान मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, समझे? उसने इस महीने का उपयोग अपनी साधना को अनुकरण और बढ़ाने के लिए करने की योजना बनाई, ताकि हान गुआंग के पीछे बैठे महापुरुष से आने वाले खतरे को यथासंभव कम किया जा सके। हालांकि अभी तक हान गुआंग से उसका पूरी तरह से झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन ये बस समय की बात थी। हाँ गुरु, मैं समझता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी गुरु की साधना में खलल नहीं डाल सकता। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं और ऐसा पोज दिया मानो मौत का सामना करने के लिए तैयार हो। ये सुनकर ये यांग मुस्कुराया। चिंता मत करो, कोई खतरा नहीं है। बस हान याओयाओ को बता देना कि अगर वह आती है तो मैं 1 महीने के लिए साधना कर रहा हूँ। अपने निर्देश देने के बाद ये यांग ने अपना पैर उठाया और अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बिस्तर पर बैठे ये यांग ने घर से आ रही लकड़ी जैसी खुशबू की गहरी सांस ली। सिम्युलेटर में मेरे पास अभी भी 17 लाख चांदी के सिक्के बचे हैं। एक सिम्युलेशन के लिए 10,000 का मतलब है 17 मौके। मुझे आश्चर्य है कि इससे मुझे अपनी साधना में कितना सुधार करने में मदद मिलेगी। ये यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह अनुमान लगाते हुए कि ये 17 सिम्युलेशन उसे किस तरह के आश्चर्य लाएंगे। 15 साल की उम्र में आप हायरिंग सिटी पहुंचे और हान याओयाओ ने आपको वहीं रहने और उसे सत्ता में लाने में मदद करने के लिए राजी किया। 20 साल की उम्र में आपने और हान याओयाओ ने विवाह किया और आपने यहाँ साधना करने के लिए एकांतवास में जाने का फैसला किया। 25 साल की उम्र में बाइहोंग ने आपको ढूंढा और पूछा कि आपने हान याओयाओ से शादी क्यों की और आप उसका बदला लेने के बारे में क्यों भूल गए। आपने उसे तुरंत दिलासा दिया और आपने उसे रुकने के लिए कहा, ये कहते हुए कि आपकी वर्तमान शक्ति का अंतर प्रथम राजकुमार के बराबर होने के लिए बहुत ज्यादा है, और आपने उसे आपके साथ रहकर साधना करने के लिए कहा। 30 साल की उम्र में आप अंततः मानव लोक के साथ क्रांतियों के मध्य चरण में पहुंच गए, लेकिन अचानक एक दिन माथे पर 3 आंखों वाले एक बच्चे ने आप पर घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला और 30 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। इस अनुकरण का नतीजा देखकर ये यांग तुरंत खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। धिक्कार है। आखिर यह छोटा सा बदमाश कौन है? इसने मुझे 2 बार मार डाला और मुझे प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। 9 क्रांतियों को भी यह मुश्किल लगेगा, है ना? ये यांग गहरी सोच में पड़ गया। अचानक प्रकट हुए इस 6 आंखों वाले बच्चे ने ये यांग को बहुत उलझन में डाल दिया। उसने उन सभी के बारे में सोचा जिन्हें उसने नाराज किया था और पाया कि उसने ऐसे किसी बच्चे को नाराज नहीं किया था। बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। 6 आंखों वाला बच्चा। ये यांग बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। अनुकरण में भी वो समझ नहीं पाया कि यह बच्चा कौन है। उसकी प्रतिष्ठा का जरा भी अंदाजा नहीं लगा। छोड़ो, अब इसके बारे में सोचना बेकार है। अपनी ताकत बढ़ाकर ही मैं अपनी पकड़ बना सकता हूँ। सभी 4 और 3 आंखों वाले प्राणी एक ही गोली से मारे जाएंगे। ये यांग ने अपने दिल का बोझ उतार दिया और अनुकरण जारी रखा। सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप निम्नलिखित में से किसी एक वस्तु को अपने पास रख सकते हैं। 1. 30 वर्ष की आयु में लोक। 2. 15 वर्ष की आयु में साधना विधि। 3. 30 वर्ष की आयु में जीवन की स्मृतियां। ये यांग ने तुरंत पहला विकल्प चुना और तुरंत ही उसके युवान सागर से एक धीमी ध्वनि फूटी और वह मानव लोक 7 क्रांतियों के मध्य चरण में प्रवेश कर गया। फिर से 15 वर्ष की आयु में आप हायरिंग नगर पहुंचे और हान याओयाओ ने आपको वहीं रहने और उसकी शक्ति में वृद्धि में मदद करने के लिए राजी किया। 20 वर्ष की आयु में आप और हान याओयाओ पति पत्नी बन गए। 30 वर्ष की आयु में आपकी साधना के दौरान 6 आंखों वाले बालक ने आपकी हत्या कर दी और 30 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हो गई। ये यांग ने तब साधना विधि चुनी। हालांकि इस बार उसकी ताकत में कोई सुधार नहीं हुआ, फिर भी मच्छर भी मांस है और इस तरह जमा करने से सफलता मिल सकती है। 35 साल की उम्र में आप 6 आंखों वाले बच्चे से बचने के लिए हान परिवार से भाग निकले, लेकिन उसने आपको पकड़ लिया और एक ही हथेली से मार डाला और 35 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। 21 साल की उम्र में 6 आंखों वाले बच्चे ने आपको ढूंढ निकाला और हान परिवार में आपकी हत्या कर दी। बार बार सभी सिमुलेशन 6 आंखों वाले बच्चे के हाथों उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हुए, जिससे ये यांग बेहद उलझन में पड़ गया। क्या मैंने उसकी पैतृक कब्र खोद दी? वह इतनी बेरहमी से मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ये यांग ने अपनी आंखें खोलीं।
वह महसूस कर सकता था कि वह मानव लोक 7 क्रांतियों के अंतिम चरण में प्रवेश करने से बस एक बाल की दूरी पर था, बस थोड़ा सा और। लेकिन अपने तराजू को देखते हुए उसके पास केवल 2 लाख चांदी के सिक्के बचे थे। इसका मतलब था कि केवल 2 और सिमुलेशन अवसर बचे थे। उसे अनुकरण करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह सोच रहा था कि उस 6 आंखों वाले बालक द्वारा शिकार किए जाने से कैसे बचा जाए। अब ये 6 आंखों वाला बालक अचानक प्रकट हुए किसी संहारक देवता जैसा था। उसने ये यांग को मार डाला जिससे उसके छिपने की कोई जगह नहीं बची, लेकिन ये यांग पहले ही एक बात की पुष्टि कर सकता था, ये 6 आंखों वाला बालक एक संत लोक विशेषज्ञ था, अन्यथा उसे भागने के लिए अत्यंत आसान गतिविधि का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिलता। अक्सर जैसे ही उसे 6 आंखों वाले बालक का पता चलता, अगले ही पल उसकी हत्या कर दी जाती। थोड़ी देर सोचने के बाद ये यांग ने हान परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में साधना करने का फैसला किया। इसे निषिद्ध क्षेत्र कहना 3 महापुरुषों और नगर स्वामी के एकांत स्थान जैसा था। वहां न केवल प्रचुर मात्रा में सच्चा सार था, बल्कि इसकी कड़ी सुरक्षा भी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, 9 क्रांतियों वाले मानव लोक के 3 महापुरुष भी वहां मौजूद थे। प्रवेश करने के लिए न केवल विशिष्ट गुप्त विधियों की आवश्यकता थी, बल्कि निषिद्ध भूमि में प्रवेश के लिए आवश्यक परिस्थितियों को सक्रिय करने हेतु हायरिंग सिटी लॉर्ड के आदेश की भी आवश्यकता थी। अनुकरण की दिशा तय करने के बाद ये यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंतिम अनुकरण किया। हालांकि उसके पास 2 अनुकरण थे, ये यांग हमेशा एक अनुकरण अपने पास रखता था, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास होता था और वह आपात स्थितियों से निपटने में सक्षम होता था। दूसरी ओर एक शानदार कमरे में हान गुआंग एक चायदानी उठा रहा था और अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति के लिए चाय डाल रहा था। ये कभी हान बा दाओ का निवास था। चारों ओर की सजावट स्पष्ट रूप से उसके अन्य बच्चों के निवास से कहीं बेहतर थी। हान बा दाओ के मरते ही हान गुआंग सबसे पहले आगे बढ़ा, मानो नगर प्रभु का पद सिर्फ उसका ही हो। आन जियान अंकल, आपको क्या लगता है अब हमें किसे मारना चाहिए? हान गुआंग ने अपनी आवाज़ धीमी की और धीरे से पूछा। हान चेंग अचानक कुएं के पास बेहोश हो गया था और हान गुआंग वहां से गुजरा। वह उसके पास गया, उसे पुराने कुएं में धकेल दिया और फिर तेजी से चला गया। अप्रत्याशित रूप से हान याओयाओ द्वारा लाए गए लोगों ने अंततः हान फैंग का पता लगा लिया। हालांकि हान गुआंग को आभास हो गया था कि हत्यारा निश्चित रूप से हान फैंग नहीं था, लेकिन अब उन बातों का कोई महत्व नहीं था। एक साथ 2 लोगों को मारकर हान गुआंग बेहद खुश हुआ। अच्छी तरह से कटी हुई उच्च गुणवत्ता वाली चाय को आंजियान नाम के व्यक्ति के सामने रखते हुए हान गुआंग मुस्कुराते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा। मानव लोक की 9 क्रांतियों के शिखर पर आंजियान अब संत लोक से केवल एक कदम दूर था, फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अंतिम कदम उठाना उसके लिए असंभव था। उसने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। हालांकि उसका रूप वृद्ध था, फिर भी उसकी आभा तीक्ष्ण थी। इस बूढ़े आदमी की राय में हान नियर अभी जवान है और लड़ाई नहीं समझती, इसलिए वह सबसे कम खतरनाक है। अब बचते हैं हान याओयाओ और हान बिंगबिंग। हान बिंगबिंग के अधीन एक शीर्ष हत्यारा जिउ डुआन भी है। इस समय अंजियान ने अपना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया और एक लंबी गंदी सांस छोड़ी। ये प्रोफाउंड आइस टी थी, जिसका प्रभाव शरीर की गंदी क्यूई को साफ करने का था, जिससे ये बेहद मूल्यवान हो गई। हान याओयाओ की परिचारिका शाशु बाहर मर गई, उसे अकेला छोड़ गई। जब तक हम हान बिंगबिंग को खत्म कर देंगे, तब तक हान याओयाओ और हान नियर से निपटना आसान होगा। एन जियान की बात सुनकर हान गुआंग की आंखें चमक उठीं। जैसा कि एक वरिष्ठ व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जिसने मेरे पिता को इस साम्राज्य की स्थापना में मदद की थी, मैं आपकी बातों से सचमुच प्रभावित हूँ। हान गुआंग कोई चतुर व्यक्ति नहीं था। वह जो भी करता था उसके लिए पहले एन जियान की मंजूरी जरूरी थी। इसके अलावा वे एक समझौते पर पहुंच चुके थे। यही एक अहम वजह थी कि एन जियान हान गुआंग की मदद कर रहा था। इस बूढ़े की उम्र खत्म हो रही है। जब तुम हायरिंग सिटी के नगर स्वामी बनो तो हमारे बीच किए गए वादे को मत भूलना। आंजियान ने धीरे से कहा, उसके स्वर में एक निर्विवाद अधिकार था। वह हान गुआंग को नगर स्वामी बनने में मदद कर सकता था और वह उसे पद से हटा भी सकता था। अब जबकि उसके जीवन के केवल 100 वर्ष से कुछ अधिक शेष थे और वह 9 क्रांतियों को पार करके संत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहा था, हान गुआंग ने दावा किया कि उसके पास शून्य भूमि जाकर उसके लिए दर्पण भंजन फल प्राप्त करने का एक रास्ता है। जाहिर है ये हान गुआंग का घमंड नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पीछे प्रथम राजकुमार की मदद थी। हान गुआंग को प्रथम राजकुमार से एक संदेश मिला, अगर आंजियान उसे हायरिंग सिटी का नगर स्वामी बनने में मदद कर सकता है तो उसे संत क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए एक दर्पण भंजन फल दिया जाएगा। ये जानने पर आंजियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के हान गुआंग का पक्ष लिया। आंजियान की सहायता से हान गुआंग का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसे विश्वास हो गया कि नगर स्वामी का अंत तो बस समय की बात थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह हान गुआंग प्रथम राजकुमार के हाथों का एक मोहरा मात्र था।
आन जियान अंकल, चिंता मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह ज़रूर पूरा होगा। अब हम मेरी मूर्ख छोटी बहनों को कैसे खत्म करें? हान गुआंग ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और उत्सुकता से पूछा। हालांकि हान बिंगबिंग का हत्यारा शा शू अभी 9 क्रांतियों तक नहीं पहुंचा है, फिर भी उसका युद्ध कौशल बेहद अनुभवी है और वह अक्सर रहस्यमय तरीके से प्रकट और गायब हो जाता है। अगर उसे उकसाया गया तो शायद जियोडुआन भी उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक पाएगा। एनजियान ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी आवाज़ में कुछ भारीपन लिए हुए विश्लेषण किया। वह जानता था कि जियोडुआन कितना दुर्जय था। उसे युद्ध जगत में 9 चरणों वाला राजा कहा जाता था, जहां हर कदम पर एक लाश गिरती थी। अगर हान गुआंग मर जाता तो वह शून्य भूमि से दर्पण भंजन फल प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि शून्य भूमि में केवल 20 वर्ष से कम आयु के लोग ही प्रवेश कर सकते थे। इसके अलावा शून्य भूमि पर 10 महान परिवारों और शाही राजवंश का एकाधिकार था, जिससे वहां प्रवेश करना लगभग असंभव था। अगर दूसरे लोग प्रवेश कर भी पाते तो भी ज्यादातर 20 वर्षीय लोग केवल 3 या 4 चक्करों तक ही पहुंच पाते, और प्रवेश करते ही सच्चे देवकुल द्वारा उन्हें तुरंत मार दिया जाता। दर्पण भंजन फल प्राप्त करना लगभग केवल हान गुआंग के पीछे बैठे प्रथम राजकुमार पर ही निर्भर था, और प्रथम राजकुमार की सहायता पाने के लिए उसे हान गुआंग को नगर स्वामी बनने में मदद करनी थी। एनजियान जानता था कि यही उसका आखिरी रास्ता है। वह कभी किसी असफलता या दुर्घटना की अनुमति नहीं देगा। अब उसके लिए आगे बढ़ना संभव नहीं था। यही एकमात्र रास्ता था जहां उसे आशा दिखाई दे रही थी। धीरे से उसने हान गुआंग को आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा। चिंता मत करो, मैं जियोडुआन को संभाल लूंगा और उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम निश्चिंत रहो और हान नियर और हान याओयाओ से निपटो। एनजियान ने अपना चाय का प्याला उठाया और उसे खाली कर दिया। ये यांग का क्या? वही जिसे हान याओयाओ लाया था। ये यांग की बात सुनकर एनजियान पहले तो रुका, फिर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये यांग कोई साधारण नहीं है। उसे हान चेंग की मौत के बारे में पता था और तुम भी हान चेंग की हत्या में शामिल लोगों में से थे, फिर भी उसने हान फैंग को फंसाया। इस तरह उसने तीनों शक्तिशाली लोगों को नाराज नहीं किया और अपने स्वामी को एक प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने में भी मदद की। अनगिनत वर्षों से जीवित रहे एक बूढ़े राक्षस के रूप में एनजियान ने स्वाभाविक रूप से ये यांग की हरकतों को स्पष्ट रूप से देखा। लेकिन फिर एनजियान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और खुद अपने लिए एक कप मीठी चाय डाली। ये यांग चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, वह तो बस एक नाक भान सिकोड़ने वाला बदमाश है। एनजियान अंकल, क्या आपको ये यांग की देखभाल के लिए किसी को ढूंढने की जरूरत है? हान गुआंग ने पूछा। उसकी आंखों में हत्या के इरादे का संकेत था। जल्दी मत करो, हमें एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। पहले हान बिंगबिंग से निपटते हैं। अगले कुछ दिनों तक हान बिंगबिंग पर कड़ी नज़र रखना और उसकी हर हरकत पर ध्यान देना। इसे मुझ पर छोड़ दो एनजियान अंकल, चिंता मत करो। जब दोनों अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, ये यांग ने अपना अंतिम अनुकरण शुरू किया। 15 साल की उम्र में आप हायरिंग सिटी पहुंचे और हान याओयाओ ने आपको सत्ता में आने में मदद करने के लिए अपने पास रख लिया। 17 साल की उम्र में आप और हान याओयाओ पति पत्नी बन गए। 20 साल की उम्र में हान याओयाओ ने आपको राक्षस दुष्वप्न का वंशज होने के अपराध से मुक्त करने के लिए एक रणनीति अपनाई और आप रात्रि परिवार में वापस आ गए और 10 महान परिवारों के सदस्य बन गए। 25 साल की उम्र में 6 आंखों वाले बच्चे ने आपको रात्रि परिवार तक ट्रैक किया। ये देखकर कि आप रात्रि परिवार के सदस्य हैं, उसने अपना पीछा छोड़ दिया। 30 साल की उम्र में रात्रि परिवार की मदद से आप अंततः 8 क्रांतियों वाले मानव क्षेत्र में पहुंच गए। एक दिन रात्रि परिवार के एक पूर्वज ने आपके पास रक्त बूंद की गोली देखी। फिर उसने आपको दूसरे परिवारों द्वारा पारिवारिक राज लीक करने के लिए रिश्वत दिए जाने का आरोप लगाया, आपको मार डाला और आपकी रक्त बूंद की गोली जब्त कर ली। 30 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। सिमुलेशन समाप्त हुआ और ये यांग ने अपनी आंखें खोली। उसके हृदय में उत्साह की एक अनियंत्रित लहर दौड़ गई। 8 क्रांतियों वाला मानव लोक। 8 क्रांतियों वाले मानव लोक का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था कि अब वह इस युद्ध भूमि में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता था, पिरामिड के शीर्ष पर एक व्यक्ति के रूप में। जब तक वह प्रमुख शक्तियों को उकसाता नहीं, वह लगभग अकेले ही कई छोटे परिवारों का सफाया कर सकता था और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सिमुलेशन समाप्त हुआ। आप निम्नलिखित वस्तुओं में से एक को अपने पास रख सकते हैं। पहला, 30 वर्ष की आयु में आपका साधना लोक। दूसरा, 15 वर्ष की आयु में आपकी साधना पद्धति। तीसरा, 30 वर्ष की आयु में आपके जीवन की स्मृतियां। ये यांग ने तुरंत पहला विकल्प चुना। तुरंत उसके युआन सागर में परिवर्तन होने लगा। उसका सच्चा सार ठोस होकर गोलाकार आकार में सिकुड़ने लगा और उसका शरीर भी बदल गया, अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गया। इस क्षण ये यांग ने खुद को पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली महसूस किया और उसका सच्चा सार और भी अधिक परिष्कृत हो गया। इसके अलावा आसपास के स्थानिक नियमों के बारे में उसकी समझ में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
पहले अत्यंत सरल गतिविधि से वह एक कदम में 1000 ली पार कर सकता था, अब वह एक कदम में 2000 ली पार कर सकता था। ये जलन एक दिन और एक रात तक रही, फिर रुक गई। इस समय ये यांग की पूरी त्वचा जैद की तरह सफ़ेद हो गई थी और उसके शरीर से निकलने वाला दबाव पहले से कई गुना अधिक था, लेकिन ये यांग ने जल्दी से उसे नियंत्रित कर लिया, एक भी निशान बाहर नहीं आने दिया। इस अनुकरण ने ये यांग को 8 चक्करों तक आगे बढ़ने का मौका दिया, जो उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। और एक बात भी साबित हुई, एक बड़े परिवार के विशाल संसाधन किसी को भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए काफ़ी थे। अब हायरिंग सिटी में केवल 3 बड़े बुजुर्ग ही उसे धमका सकते थे। उनमें से 2 हानबा दाव के प्रति वफादार थे और हान परिवार के आंतरिक कलह में भाग नहीं लेते थे। इसका मतलब था कि वे दोनों किसी का पक्ष नहीं लेंगे और तटस्थ रहेंगे। ये यांग के लिए यह अच्छी खबर थी। अगर हान परिवार के हर बच्चे के पीछे एक बड़ा बुजुर्ग होता तो वह क्या कर रहा होता? उसे बस हान याओयाओ को छोड़कर भाग जाना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि मैंने जो 3 आत्माएं और 7 आत्माओं का संहारक समूह बनाया है वह कैसा चल रहा है। 1 महीना बीत चुका है। मुझे आश्चर्य है कि हान बिंगबिंग के अंदर का भ्रूण कितना विकसित हुआ है। ये यांग ने बिस्तर से उठकर खिड़की खोलते हुए सोचा। रात काफ़ी हो चुकी थी और दरवाजे के बाहर से जू झेंगक्सू के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों से जू झेंगक्सू पूरी लगन से शिविर की रखवाली कर रहा था, किसी को भी अपने गुरु के ध्यान में खलल नहीं डालने दे रहा था। खुद को डराने के लिए उसने अपने चेहरे पर एक बड़ा सा निशान भी बना लिया था और एक बड़ी तलवार थाम रखी थी। पहली नज़र में उससे एक बदमाश जैसी आभा निकल रही थी, लेकिन एक साधक एक नज़र में ही बता सकता था कि वह सिर्फ मानव लोक के पहले दौर का ही था। ये यान कड़वी मुस्कान और सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे पहले झेंगक्सू पर मुखबिर होने का शक था, लेकिन पता चला कि उसने उसे गलत समझा था। ये यांग ने एक कदम बढ़ाया और तुरंत हान बिंगबिंग के घर पहुंच गया। वह खिड़की के पास आया और चुपचाप अंदर का दृश्य देखा। अब चूंकि ये यांग 8 चक्करों पर था, उसका लोक उसके लोक से ऊंचा था। जब तक वह अपना लोक छिपाए रखेगा, उसे उसकी उपस्थिति का एहसास होना बहुत मुश्किल होगा। हान बिंगबिंग बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका पेट थोड़ा सूजा हुआ था और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। सिर्फ 3 महीनों में उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण जन्म ले लेगा और तब तक मैंने जो 3 आत्माएं 7 आत्माओं का संहारक तंत्र स्थापित किया है वह पूरा हो जाएगा। ये युग देखते हैं इस बार तुम कैसे बच निकलती हो, ये यांग ने सोचा। उसकी निगाहें ठंडी थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जाने से पहले ये यांग ने 13 छोटे झंडों में से प्रत्येक में सच्चा सार डाल दिया ताकि वे सामान्य रूप से काम करते रहें। तभी ये यांग को अचानक आभा का एक हल्का रिसाव महसूस हुआ, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे तुरंत छिपा लिया। तुरंत ये यांग ने एक कदम उठाया जिससे एक आभा बन गई। हान याओयाओ के आंगन में काले कपड़े पहने एक आदमी आंगन के तालाब में छिपा हुआ था। वह 6 क्रांतियों के अंतिम चरण में था, जिसे हान गुआंग ने हान बिंगबिंग पर लगातार नजर रखने के लिए भेजा था। अप्रत्याशित रूप से उसने ये यांग को हान बिंगबिंग के कमरे में चुपके से चक्कर लगाते और बार बार जमीन पर लगे छोटे झंडों को छूने के लिए झुकते देखा। ये यांग ने 13वां छोटा झंडा उठाया, तब तक उसका मन संदेह से भरा रहा और तभी उसे एहसास हुआ कि यह मार्शल जगत का एक प्रसिद्ध संहारक व्यूह था। इसे 3 आत्माएं 7 आत्माएं संहारक व्यूह कहा जाता था। ये व्यूह असामान्य नहीं था, इसके बारे में किताबें हर जगह बिकती थीं और अगर पैसे हों तो कोई भी इन्हें खरीद सकता था। ये व्यूह अपनी कुख्याति के लिए भी बदनाम था, क्योंकि एक बार इसे स्थापित करने के बाद पीड़ित की 3 आत्माएं और 7 आत्माएं अनजाने में ही व्यूह के भीतर मर जाती थीं। उन्हें पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलता था, वे हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाते थे, जो बेहद दुर्भावनापूर्ण था। ये सोचकर वह आदमी तुरंत चौंक गया और उसकी आभा लीक हो गई, जिससे ये यांग ने भांप लिया। हालांकि उसने जल्दी से अपनी आभा पर लगाम लगा ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजीब बात है, ये यांग कहाँ है? वो तो बस वहीं था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे अचानक पीछे से ठंडक का एहसास हुआ। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने सिर घुमाया और देखा कि एक लंबा भाला उसकी आंख में घुस गया और उसके सिर के पिछले हिस्से से निकल गया। बचाओ! वह आदमी मदद की गुहार भी लगा पाता, उससे पहले ही तालाब में उसकी मौत हो गई। 5 क्रांतियों वाले मानव लोक की होने के नाते हान बिंगबिंग की सुनने की क्षमता अद्भुत थी। जैसे ही काले कपड़े पहने आदमी ने एक शब्द भी कहा, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं। कौन है? उसने तुरंत एक बाहरी वस्त्र पहना और देखने के लिए कमरे से बाहर भागी। उसने आंगन में ये यांग को देखा, जिसके हाथ में आत्मा शिशु भाला था और वह तालाब में एक आदमी के सिर को एक ही बार में भेद रहा था। यह मैं हूँ। ये हान गुआंग का भेजा हुआ एक गुरु है जिसे तुम्हारी हत्या करने के लिए भेजा गया है। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया, वरना तुम आज रात जिंदा नहीं बचते। हाल ही में आंगन से बाहर मत जाना, ये याद रखना। बाहर जाने से पहले मैं हान गुआंग का ध्यान रख लूँ, तब तक रुको, ये यांग ने ठंडे स्वर में कहा। फिर काले कपड़े पहने आदमी के शरीर से भाला निकाला और उसे तालाब में धो दिया।
तालाब तुरंत लाल हो गया और मछली जैसी बदबू नाक में घुस गई। तालाब में मौजूद काप मछलियां एक एक करके उस आदमी के मस्तिष्क को निगलने के लिए आगे बढ़ीं। हान बिंगबिंग बिना कुछ बोले ये दृश्य देखती रही। वह भयभीत थी और साथ ही उसका हृदय ये यांग की सुरक्षा के लिए कृतज्ञता से भर गया। उसके हाव भाव में आए बदलाव को देखकर ये यांग समझ गई कि उसने उसे सफलतापूर्वक धोखा दिया है। यह आदमी उसे मारने नहीं आया था, बहुत संभव था कि वह उस पर नजर रखने आया हो। आखिरकार अगर हान परिवार को किसी भाई बहन की हत्या का पता चल जाता तो वे दो बड़े बुजुर्गों द्वारा लागू किए जाने वाले पारिवारिक कानून को लागू करते। हालांकि हान गुआंग के पास एनजियान जैसा समर्थक था, फिर भी वह हत्या करने की इतनी बेशर्मी नहीं कर सकता था। ये यांग बस इस आदमी का इस्तेमाल हान बिंगबिंग को डराने और उसे आंगन से बाहर जाने से रोकने के लिए कर रही थी, वरना 7 आत्माएं संहारक व्यू बेअसर हो जाता। तो मैं आंगन से कब निकल सकती हूँ? हान बिंगबिंग ने पूछा। उसका स्वर अब पहले जैसा ठंडा नहीं था, जिससे ये यांग के प्रति कृतज्ञता का भाव झलक रहा था। मुझे 2 महीने दो और मैं तुम्हारे लिए हान गुआंग से निपट लूंगा। ठीक है, तो मैं 2 महीने इंतजार करूंगा। हान बिंगबिंग धीरे धीरे ये यांग पर भरोसा करने लगी थी। तालाब में पड़ी लाश को देखकर उसे एक गर्माहट का एहसास हुआ। तो अब भी मेरी रक्षा करने वाला कोई है, हान बिंगबिंग सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। जब से जियोदुआन गायब हुआ है, उसने अपनी सुरक्षा की भावना खो दी थी। हालांकि जियोदुआन उसका नौकर था, हान बिंगबिंग को उसके साथ होने पर आत्मविश्वास का एहसास होता था, मानो उसका कोई समर्थक हो। अब वह एहसास वापस आ गया था, जिससे उसे एक पल के लिए थोड़ी खुशी हुई। जहां तक ये यांग की बात है, उसके हाव भाव देखकर वह उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं तो बस अरे देखने के लिए वहां से गुजर रहा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सामना किसी ताक झांक करने वाले से होगा। मैंने तो बस यूं ही उससे निपट लिया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे हान बिंगबिंग का मुझ पर भरोसा बढ़ जाएगा। ये सोचकर ये यांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपने कमरे में वापस जाओ। याद रखना, बाहर मत आना, बाहर हत्यारे हैं जो तुम्हारी जान ले सकते हैं। ये कहने के बाद ये यांग ने लाश को आंगन में दफना दिया और हान बिंगबिंग आज्ञाकारी होकर अपने कमरे में वापस आकर लेट गई। अजीब बात है, मुझे आजकल हमेशा नींद क्यों आती रहती है और मेरे सिर में बार बार दर्द होता है, हान बिंगबिंग ने अजीब तरह से कहा, फिर बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। लाश को संभालने के बाद जाने से पहले उसने चारों ओर नजर दौड़ाई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई समस्या तो नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया, सूरज धीरे धीरे निकला और भोर हो गई। हिरिंग सिटी की सड़कों पर हान याओयाओ और हान नियर हाथ पकड़कर टहल रहे थे। बहन याओयाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हान चेंग को हान फैंग ने मार डाला। क्या उनके बीच हमेशा अच्छे संबंध नहीं थे? ऐसा क्यों हुआ? हान नियर 16 साल की थी और अभी भी एक मासूम बच्ची थी। उसे सैन्य जगत के खतरों की समझ नहीं थी, बस इतना पता था कि सब उसके प्रति बहुत दयालु थे। हान परिवार में वह हान बा दाओ की 7वीं उपपत्नी की संतान थी और अपने सुंदर और आकर्षक रूप के कारण सभी उसे प्यार करते थे। उसके पिता हान बा दाओ की मृत्यु के बाद कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें वह समझ नहीं पाए। छोटी बहन नियर, तुम ये बातें बाद में समझ जाओगी। अभी के लिए तुम्हें हर दिन खुशी से जीना चाहिए, हान याओयाओ ने आंखों में ठंडक लिए कहा। वह जानती थी कि हान नियर के दिन अब गिने चुने रह गए हैं और हान गुआंग उसके खिलाफ कदम उठाने वाला था। हालांकि हान याओयाओ को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, दुनिया इतनी क्रूर थी। हायरिंग सिटी बहुत आसान काम था। अगर यह हान गुआंग के हाथों में पड़ गया तो न केवल उसके पिता द्वारा कड़ी मेहनत से बनाए गए साम्राज्य को नष्ट कर देगा, बल्कि दुनिया के लोगों को युद्ध की पीड़ा भी झेलनी पड़ेगी। बहन याओयाओ, नियर हर दिन खुशी से जिएगी। हान नियर ने अपनी खूबसूरत बहन की ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराए। काश नियर बड़ी होकर तुम्हारी तरह खूबसूरत होती। तुम और बहन बिंगबिंग वाकई ब्यूटी रैंकिंग में जगह पाने की हकदार हो, तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो। हान नियर एक नवजात शिशु की तरह थी, मासूम और बेफिक्र। अपनी मासूम बहन को देखकर हान याओयाओ को दया आ गई। ये सोचकर कि वह जल्द ही हान गुआंग के हाथों मर जाएगी, हान याओयाओ को दुख की लहर महसूस हुई। अगर तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन बचा होता तो तुम क्या करती? हान याओयाओ ने शांति से पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा दुख दिखाई दे रहा था। हान एर ने उसकी बातें सुनी, अपनी ठुड्डी को उंगली से छुआ, फिर आसमान की ओर देखते हुए गहराई से सोचने लगी। लोग सड़क पर आते जाते रहते थे। हालांकि हायरिंग सिटी भाड़े के सैनिकों का शहर था। भाड़े के सैनिक हर जगह दिखाई दे रहे थे, जो जल्दी पैसा कमाने के लिए डिसीजन बिल्डिंग द्वारा दिए गए कामों का इंतजार कर रहे थे। जहां लोग थे वहां मांग थी और सड़क पर विभिन्न विक्रेता बढ़िया शराब, हथियार और स्वादिष्ट व्यंजन सहित सामान बेच रहे थे। वे भाड़े के सैनिकों के वेतन का पहला हिस्सा खा जाते थे। अगर बस एक ही दिन बचा होता तो नियर अपने भाई बहनों और पिता के साथ खाना खाना चाहती, हान नियर ने गंभीरता से कहा, मानो उसने जवाब सोच लिया हो।
उसकी बातें सुनकर हान याओयाओ का दिल धड़क उठा और वह चलना बंद कर दिया। उसने मुड़कर हान नियर की तरफ देखा। ये छोटी बच्ची आखिरी पल में भी अपने परिवार के साथ होने के सपने देख रही थी, जबकि वह, हान गुआंग और बाकी लोग उसे मारने की योजना बना रहे थे। ये सुनकर हान याओयाओ के दिल में अनिच्छा की एक लकीर उभर आई। नियर, अपनी बहन की बात मानो और बिंग बिंग के घर जाओ, इस दौरान बाहर मत जाना, समझी? हान याओयाओ ने उसकी तरफ देखा और गंभीरता से कहा, अपनी मासूम बहन को बचाने का फैसला कर लिया था। उसे यकीन नहीं था कि हान नियर जैसी मासूम बच्ची बड़ी होकर उसका नगर प्रभु का पद छीन लेगी। कम से कम उसने अभी तक ऐसा नहीं देखा था, और अगर हुआ भी तो भविष्य में होगा। तब तक वह ये यांग के पीछे 10 महान परिवारों में से एक नाइट फैमिली में शामिल हो चुकी होगी, और हान नियर चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह कोई हलचल नहीं मचा पाएगी। नियर को बिंग बिंग के घर क्यों जाना है? हान नियर ने थोड़ा उलझन में पूछा। बोलते हुए उसने चीनी में लिपटे नागफनी के पेड़ों की एक कतार देखी, जल्दी से 2 खरीदने के लिए दौड़ी और एक हान याओयाओ को दे दी। अपनी चंचल, मासूम बहन को देखकर हान याओयाओ ने एक असहाय मुस्कान बिखेरी। बिंग बिंग पिछले कुछ समय से बीमार है, तो क्यों न तुम कुछ देर उसके साथ रहो, नियर। हान याओयाओ ने उसे हान बिंग बिंग के घर तक ऐसे फुसलाया जैसे किसी बच्चे को फुसला रही हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने चुपके से लोगों को ये यांग का पीछा करने के लिए दूर से भेजा था, और उसे पता चला कि ये यांग असल में हान बिंग बिंग की रक्षा कर रही थी, मानो कोई योजना बना रही हो। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये यांग का क्या इरादा है, लेकिन उसे लग रहा था कि हान बिंग बिंग का घर फिलहाल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और बिना किसी समर्थन या ताकत के सबसे कमजोर गुट होने के नाते हान गुआंग निश्चित रूप से पहले महत्वहीन लोगों को खत्म करेगा, फिर अपनी ऊर्जा खुद और हान बिंग बिंग से निपटने पर लगाएगा। अगर हान नियर वहां जाती तो ये यांग हान बिंग बिंग की रक्षा करते हुए अपनी बहन की भी रक्षा करती। हान नियर की मदद के लिए यही आखिरी उपाय था। आखिरकार हान गुआंग से निपटना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे प्रथम राजकुमार और एल्डेन जियान का समर्थन प्राप्त था। एक छोटी सी भी चूक उसकी तुरंत मौत का कारण बन सकती थी। हान बिंग बिंग की तबीयत खराब होने की बात सुनकर हान नियर सचमुच चिंतित हो गई। उसने हान बिंग बिंग से मिलने की इच्छा जताई, जिससे पता चला कि उसे सबकी बहुत परवाह है। हान याओयाओ ने सिर हिलाया और उसे हान बिंग बिंग के आंगन में ले गया। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, हान नियर खुशी खुशी लाल तालाब को पार करते हुए हान बिंग बिंग के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। बिंग बिंग, तुम अभी तक क्यों सो रही हो? सूरज तो तुम्हारे नितंबों पर लग ही रहा है। हान नियर ने दरवाज़ा खोला और देखा कि हान बिंग बिंग बिस्तर पर गहरी नींद सो रही है। हान नियर के अचानक दखल से हान बिंग बिंग चौंक कर जाग गई। उसने मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की और झपटते हुए हान नियर को देखा। तुम दोनों हो, आज मुझसे मिलने क्यों आए हो? क्या ही अनोखा मेहमान है, हान बिंग बिंग ने अपने भारी शरीर के साथ उठते हुए दोनों से कहा। साथ ही उसने अपनी बाहें फैलाकर झपटते हुए हान नियर को गले लगा लिया। इतने गर्मजोशी भरे दृश्य में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे थे, एक दूसरे की लाश को सत्ता में आने का आधार बनाना चाहते थे। बिंग बिंग, तुम्हारा पेट इतना फूला हुआ क्यों है? क्या तुमने नियर के पीठ पीछे चुपके से कुछ खा लिया? हान नियर ने खिलखिलाते हुए कहा। हान बिंग बिंग के पेट के निचले हिस्से को छूते हुए उसे चिढ़ाना नहीं भूला। मैं हाल ही में ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, अक्सर थकी रहती हूँ और सोती रहती हूँ, जिससे मेरा वजन बढ़ गया है। लगता है मुझे व्यायाम करने की ज़रूरत है, हान बिंग बिंग ने मुस्कुराते हुए नियर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके उभरे हुए पेट को देखकर हान याओयाओ भी हैरान थी, लेकिन उसने पूछा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि इसका संबंध ये यांग से होगा। क्या ये गर्भावस्था हो सकती है? नामुमकिन। वह पिछले महीने ठीक थी, और अगर वह गर्भवती भी होती तो भी उसका पेट एक महीने में इतना नहीं फूल सकता। हान याओयाओ ने भौहें चढ़ाईं और सोचा। हान याओयाओ को दरवाजे पर स्थिर खड़ा देखकर वह मुस्कुराई और बोली, याओयाओ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं कि मेरी जगह बहुत छोटी है? तुम अंदर आकर क्यों नहीं बैठ जाती? ये कहकर हान बिंग बिंग उठ खड़ी हुई और उसके मनोरंजन के लिए चाय बनाने की तैयारी करने लगी। ज़रूरत नहीं है बिंग बिंग, नियर कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगी। उसने सुना है कि तुम हाल ही में ठीक नहीं हो और अक्सर थकी रहती हो, इसलिए उसने तुमसे मिलने आने की जिद की। नियर इस दौरान तुम्हारे साथ यहीं रह सकती है। हान याओयाओ के शब्दों से हान बिंग बिंग की खूबसूरत आंखें ठंडी पड़ गईं। वह कोई चाल तो नहीं चलेगी, है ना? या हान नियर से मेरी हत्या करवाने की कोशिश कर रही है? हालांकि उसने ऐसा सोचा था, फिर भी वह हान नियर को रहने देने के लिए तैयार हो गई। तो मैं इस दौरान नियर को परेशान करूंगी, हान बिंग बिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ठंडक फैल गई। ये देखकर हान याओयाओ ने भी राहत की सांस ली, कुछ बातचीत की और फिर घर से चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन नियर, जिसे मैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, हान याओयाओ का मोहरा बन जाएगी और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे पक्ष में घुसपैठ करने की कोशिश करेगी।
चूंकि ऐसा ही है नियर, अपनी बहन को दोष मत दो। हान बिंगबिंग ने हान नियर के सिर पर हाथ फेरते हुए सोचा और जाते हुए हान याओयाओ को क्रूरता से देखा। समय उड़ गया और अनजाने में ही 1 महीना बीत गया। पतझड़ की हवाएं पत्तों के बीच से बह रही थीं और ठंडी हवा ताजगी दे रही थी। आसमान साफ और निर्मल था, पतझड़ आ गया था। कई लोग पतझड़ के बाद आने वाले ठंडे मौसम की तैयारी में बिस्तर और सूती कपड़े खरीदने लगे। ये यान को 300,000 चांदी मिली, जो हान याओयाओ के सत्ता में आने में मदद करने और रुकने के लिए त्रैमासिक वेतन था। अपने बचे हुए 100,000 चांदी को जोड़कर अब उसके पास कुल 400,000 चांदी हो गई थी। इस समय ये यांग युवानचेंग के ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें साफ और गहरी थीं, वह दूर तक देख रहा था। उसके बगल में एक आकर्षक महिला थी, जिसका शरीर बहुत सुंदर था, जो नीचे से गुजरने वाले व्यापारियों को। युवानचेंग ने उसे कुछ और बार देखा। वह हान याओयाओ थी, वह जहां भी खड़ी होती एक खूबसूरत नज़ारा लगती। अब हमें क्या करना चाहिए? तुमने हाल ही में कोई कदम क्यों नहीं उठाया? हान याओयाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और अपना सिर घुमाते हुए पूछा। हे, सब कुछ योजना के अनुसार है। 1 महीने से भी कम समय बचा है। अब तुम हान गुआंग का सामना करने की तैयारी कर सकती हो, ये यांग ने धीरे से कहा, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। इस दौरान ये यांग खाली नहीं बैठा था, वह चुपके से हान बिंगबिंग की रक्षा कर रहा था। लगभग हर दिन लोग चुपके से हान बिंगबिंग के घर आते थे, लेकिन ये यांग उनसे एक एक करके निपटता था। हान बिंगबिंग के आंगन में दफन लाशों की संख्या पहले ही भयावह हो चुकी थी। कोई भी छिपा हुआ खतरा न रहे, इसके लिए ये यांग किसी को भी हान बिंगबिंग को परेशान नहीं करने देता था, क्योंकि उसके शरीर में झांकने वाली अनुभूति वास्तव में ये यू थी। ये यांग को यह उम्मीद नहीं थी कि ये यू के युआन सागर पर कब्जा करने के बाद उसकी आत्मा उसके अपने शरीर में भी प्रवेश कर जाएगी। सौभाग्य से उसे समय रहते इसका पता चल गया। अगर थोड़ी देर बाद होता तो ये यू उसकी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर देता, उसके शरीर पर कब्जा कर लेता और ये यांग की जगह ये यू बन जाता। इस बार ये यांग ने ये यू को पूरी तरह से खत्म करने और उसके शरीर में छिपे खतरे को मिटाने के लिए 7 आत्माएं संहारक तंत्र का उपयोग करने का फैसला किया। और हान बिंगबिंग के शरीर में भ्रूण अविकसित ये यू था और उसकी आत्मा भी 7 आत्माएं संहारक तंत्र द्वारा हान बिंगबिंग के शरीर में स्थापित कर दी गई थी। पूरी तरह विकसित होने के बाद ये यू की आत्मा भ्रूण से जुड़ जाएगी और उस समय ये यांग उसे पूरी तरह से मारने के लिए कार्य कर सकता था। इस तरह वह न केवल हान याओयाओ के लिए एक प्रतियोगी को हटा सकता था, बल्कि अपने लिए एक छिपे हुए खतरे को भी समाप्त कर सकता था। अब मुझे क्या करना है? हान याओयाओ ने पूछा। तुम किसी को मॉल भेजकर नोंग यू को ढूंढने के लिए कहो और उसे बताओ कि तुम्हें सिंगल लाइफ कंट्री का पता है। जैसे ही ये यांग ने ये कहा, हान याओयाओ के चेहरे पर तुरंत एक स्तब्ध भाव उभर आया। सिंगल लाइफ कंट्री के गायब होने से दुनिया में काफ़ी हलचल मच गई थी और इसने राजवंश को भी नाराज कर दिया था, जिसने गायब होने के पीछे की सच्चाई की जांच करने की कसम खाई थी। लेकिन अनगिनत सालों बाद भी कोई भी जीवित नहीं मिला और न ही कोई लाश मिली। ये यांग के शब्दों ने निस्संदेह उसे अविश्वसनीय महसूस कराया। शाही शहर द्वारा भेजे गए संत क्षेत्र के शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी कोई परिणाम नहीं मिला था, तो ये यांग को कैसे पता चला? हान याओयाओ के भाव देखकर ये यांग ने मन ही मन उपहास किया। याद रखना, किसी और को मत बताना, सिर्फ नोंग यू को बताना, और जिस व्यक्ति को तुम भेजोगी वह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ होना चाहिए, ये यांग ने कहा। फिर रुककर आगे कहा, साथ ही तुम्हें उसे बीच रास्ते में ही मार डालने के लिए एक हत्यारा भी भेजना होगा। हान याओयाओ भी एक चतुर व्यक्ति था। अगर ऐसी खबर लीक हो जाती तो न सिर्फ ये यांग के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती, बल्कि हायरिंग सिटी भी फंस जाती। आखिरकार सिंगल लाइफ कंट्री एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की ज्यादातर दौलत पर कब्जा करता था और राजवंश का सदस्य भी। उसके साथ संबंध बनाने से बहुत बड़ा कर्मफल मिलता। हान याओयाओ ने समझदारी दिखाते हुए सिर हिलाया और फिर ये यांग ने उसे विदा कर दिया। उसके जाने के बाद ये यांग ने सिम्युलेटर खोला। वर्तमान शेष 400,000 चांदी के सिक्के। क्या आप लाइफ सिम्युलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं? हर बार इस्तेमाल करने पर 500,000 चांदी के सिक्के खर्च होते हैं। सिम्युलेटर द्वारा प्रदर्शित सिमुलेशन लागत देखकर ये यांग की सांस अटक गई। तो अब जब मैं 8 क्रांतियों में प्रवेश कर चुका हूं तो 10 लाख चांदी के सिक्कों का सिम्युलेट ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही हो सकता है। ये यांग ने दांत पीस लिए, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह उसके लिए बुरी खबर थी। आखिरकार एक सिमुलेशन के लिए 500,000 चांदी के सिक्के बहुत ज्यादा थे। हेरिंग सिटी के लिए भी 500,000, हालांकि ज्यादा नहीं, आधे महीने की कमाई थी। वह डकैती तो नहीं कर सकता था, और अगर करता भी तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे हायरिंग सिटी के स्तर के ही शहर मिल पाते, और ऐसे शहर 9 क्रांतियों के मानव क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों द्वारा संरक्षित थे। छोड़ो, मैं पहले हान बिंगबिंग का हालचाल जानने जाता हूँ।
समय लगभग पूरा हो जाना चाहिए। मैं इन कुछ दिनों तक उसके साथ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। ये सोचते हुए ये यांग एक कदम आगे बढ़ा और अपनी जगह से गायब हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, रात हो गई और कीड़ों की चहचहाहट चारों ओर गूंज उठी। हान परिवार की निषिद्ध भूमि। इस समय हान गुआंग और एन जियान साथ बैठे थे। माहौल भारी था, उनके चेहरे उदास थे। एन जियान अंकल, ऐसा क्यों है कि हान बिंगबिंग की हत्या के लिए हम जिस किसी को भी भेजते हैं वह गायब हो जाता है? हम पहले ही 50 से ज्यादा हत्यारों को मार चुके हैं, जिनमें 3-7 क्रांति वाले हत्यारे, 10-6 क्रांति वाले हत्यारे और अनगिनत 5 क्रांति और 4 क्रांति वाले हत्यारे शामिल हैं। हान गुआंग की बात सुनकर एन जियान के चेहरे पर नसें उभर आईं। यह जरूर जियोडुआन का काम होगा। उसने जरूर 7 क्रांतियों में सेंध लगाई होगी। अब ये परेशानी का सबब है। एन जियान के हाथ में चाय का प्याला उसकी पकड़ से तुरंत कुचल गया। उसका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन वह जियोडुआन को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर सका। आखिरकार 2 बड़े बुजुर्ग तो अभी भी देख रहे थे। अगर उसने किसी कबीले के सदस्य को नुकसान पहुंचाया तो बाकी 2 बड़े बुजुर्गों का हमला जरूर होगा, क्योंकि वे दोनों भाई थे और हानबाद दाव के साथ नर्क भोग चुके थे। जहां तक उसकी एन जियान की बात है, वह बाद में शामिल हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी भावनाएं उन दोनों जितनी गहरी नहीं थीं। मेरे लिए अभिनय करना असुविधाजनक है, लेकिन जियोडुआन जो हान बिंगबिंग के साथ है प्रकट नहीं हुआ है, जो सबसे ज्यादा परेशानी की बात है। हमें उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। एन जियान ने एक नया कप लिया और हान गुआंग जल्दी से अच्छी चाय बनाने के लिए आगे बढ़ा। अगर हम जियोडुआन को प्रकट कर सकें तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, एन जियान ने जुबान चाय का एक घूंट लेते हुए कहा। हान गुआंग ने यह सुना, उसकी आंखें घूम गईं और उसने अपनी जांघ थपथपाते हुए कहा, मेरे पास एक योजना है आन जियान अंकल। जियोडुआन को फुसलाना आसान है। हमें बस एक 8 क्रांतियों वाला हत्यारा भेजना है। जियोडुआन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह 8 क्रांतियों के विशेषज्ञ को नहीं मार सकता, है ना? हान गुआंग की बातें सुनकर आन जियान की भौहें सिकुड़ गईं। वह इस तरीके की विश्वसनीयता पर विचार कर रहा था। अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती तो परेशानी होती, लेकिन हान गुआंग ने जिस तरीके का जिक्र किया था वह बहुत कारगर लग रहा था। सरल और क्रूर, सीधे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना जिसे जियोडुआन संभाल न सके। उस समय वह निश्चित रूप से हान बिंगबिंग को लेकर भाग जाएगा। जब तक उन्हें हायरिंग सिटी से बाहर निकाला जाता तब तक यह आसान होगा। उस समय वह खुद कार्रवाई करेगा और उन्हें बाहर ही मार डालेगा। जियोडुआन हमेशा एक ही वार में मार डालता है, जिससे उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है। चलो मेरे शिष्य वुक्वान को इस मामले को संभालने की व्यवस्था करते हैं। उसे अभी अभी 8 क्रांतियों में पदोन्नत किया गया है, इसलिए अब उसे जियोडुआन से डरना नहीं चाहिए। एन जियान के चेहरे पर मुस्कान की झलक दिखाई दी। जिस शिष्य को उसने अपनाया था वह असाधारण प्रतिभा का धनी था, जिसने केवल 2000 वर्षों में 8 क्रांतियों तक की प्रगति की, जिसे उसकी सबसे गौरवपूर्ण कृति कहा जा सकता है। और उसने उसे वह सब कुछ सिखाया था जो वह जानता था, ध्यानपूर्वक उसे कौशल की पूरी श्रृंखला सीखने के लिए तैयार किया था। उसे हमेशा वुक्वान पर गर्व था, और अब पहली बार वह अपने प्रिय शिष्य को अभिनय करने दे रहा था, जिससे एन जियान का हृदय परिणामों के लिए उत्सुकता से भर गया। तुरंत एन जियान आकाश की ओर चिल्लाया और एक ध्वनि तरंग फैल गई। सीटी बजने से भी कम समय में एक सुंदर आदमी दौड़कर आया। उसने सफेद कपड़े पहने थे, अपनी पीठ पर एक कीमती तलवार रखी थी, उसकी मोटी भौहें और तीखी आंखें थीं जो उसे एक सुंदर आदमी बनाती थीं। गुरुजी, आपने अपने शिष्य को क्यों बुलाया है? वुक्वान ने घुटने टेककर एन जियान से पूछा। अपने शिष्य को देखकर एन जियान को बहुत गर्व हुआ। उन 2 वृद्धों के शिष्यों को देखो, एक तो केवल 6 क्रांतियों वाले मानव लोक में है और एक 5 क्रांतियों वाले लोक में। फिर मेरे प्रिय शिष्य को देखो। एन जियान सोच में पड़ गया, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। वुक्वान, अब तुम 8 क्रांतियों में प्रवेश कर चुके हो, अब समय आ गया है कि तुम अपनी धार तेज करो। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों महापुरुषों की नजरों से बचकर हान बिंगबिंग के अंगरक्षक जियोडुआन को मार गिराओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? एन जियान की बातें सुनकर वुक्वान का हृदय खुशी से भर गया। इन 2000 वर्षों से उसने दिन रात साधना की थी और लंबे समय से एक दिन का सपना देखा था जब वह अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा और अपने गुरु को अपनी ताकत दिखाएगा। अब आखिरकार अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया था और उसने एक धमाका करने और सबको अपनी ओर नई नजरों से देखने पर मजबूर करने का फैसला किया। हम बाद के महापुरुषों के शिष्य हमेशा मुझे एक युवती, एक गुलमोहर कहकर मजाक उड़ाते थे। अब मैं उन्हें ये साबित कर दूंगा। एक बार जब मैं जियोडुआन को मार दूंगा तो देखते हैं कि वे अब भी मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। वुक्वान ने सोचा, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। मेरे शिष्य, ध्यान रखना कि लापरवाही मत करना। प्रतिद्वंद्वी कुख्यात हत्यारा जियोडुआन है। तुम जाकर हान बिंगबिंग की हत्या कर दो और मैं, तुम्हारा गुरु, तुम्हारे लिए दोनों महागुरुओं को रोक लूंगा।
तुम्हारे पास एक धूप बत्ती जलाने जितना समय होगा उतना ही समय होगा, एनजियान ने उसे तुरंत याद दिलाया। वुक्वान की कार्रवाई निश्चित रूप से अराजकता पैदा करेगी, लेकिन मानव लोक में उन दो महापुरुषों के अलावा वुक्वान को लगभग कोई भी धमकी नहीं दे सकता था। जिउडुआन का वुक्वान को नुकसान पहुंचाना भी एक सपना था। आखिरकार इस लोक में प्रत्येक छोटे चरण में अंतर बहुत बड़ा था। एनजियान द्वारा योजना समझाने के बाद वुक्वान आत्मविश्वास से चला गया। जिउडुआन को अपनी आंखों में जरा भी नहीं देखा। इस समय हान बिंगबिंग के आंगन में ये यांग अपनी आभा छिपाए छत पर लेटा हुआ आंखें बंद करके चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय हान याओयाओ के अलावा कोई नहीं जानता कि जिउडुआन को मैंने पहले ही मार डाला है। एनजियान शायद सोचती है कि हान बिंगबिंग की गुप्त रूप से रक्षा करने वाला व्यक्ति जिउडुआन है। अब मैं अपनी पहचान छिपाऊंगी और उसके शिष्य को लुभाने के लिए जिउडुआन होने का नाटक करूंगी, जिससे मुझे हान बिंगबिंग की हत्या के अपने संदेह को सफलतापूर्वक दूर करने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि योजना सुचारू रूप से चलेगी। ये यांग आधे महीने से ज्यादा समय से वहां लेटी हुई थी और हान बिंगबिंग के जन्म देने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। हवेली के कमरे के अंदर, बहन बिंगबिंग, तुम्हारा पेट और भी बड़ा होता जा रहा है, हान नियर ने डरते हुए उसके पेट की ओर इशारा करते हुए कहा। इस दौरान हान बिंगबिंग का पेट साफ साफ बढ़ गया और उसे शक हुआ कि हान बिंगबिंग गर्भवती है। लेकिन दोनों जानते थे कि गर्भावस्था 10 महीने तक चलती है और उसका पेट सिर्फ 1 महीने में ही इतना बड़ा हो गया था, जिससे हान नियर को लगा कि यह कोई अजीब बीमारी है। अजीब बात है, मेरा पेट सिर्फ 1 महीने में ही इतना बड़ा क्यों हो गया है और मुझे अक्सर उल्टी जैसा महसूस होता है। हान बिंगबिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर 10 महीने का गर्भकाल न होता तो उसे पहले ही लग जाता कि वह गर्भवती है। अब जब उसका पेट इतना बड़ा हो चुका था तो अगर उसे पता भी होता कि वह गर्भवती है तो गर्भपात नामुमकिन था, वह सिर्फ बच्चे को जन्म दे सकती थी। बहन बिंगबिंग, हिलना मत, मैं ध्यान से सुनूंगी कि बच्चा है या नहीं। हान नियर ने हान बिंगबिंग के कपड़ों के बटन खोलते हुए और उसके उभरे हुए पेट के निचले हिस्से पर कान लगाते हुए कहा। जैसे ही हान नियर का सिर उसके पेट के निचले हिस्से के पास पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा हान नियर की कनपटी में घुस गई, जिससे हान नियर की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसी समय उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा। इसकी उम्मीद नहीं थी, भाई। हे। हान नियर की आवाज़ अचानक बदल गई। वह ऐसे बोली जैसे वह कोई और इंसान बन गई हो। बहन नियर, क्या आप ठीक हैं? हान बिंगबिंग ने डर के मारे थोड़ा पीछे हटते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ बहन, मुझे लगता है तुम्हें कोई अजीब बीमारी हो गई है। मैं अभी तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढती हूँ, हान नियर ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा और फिर हान बिंगबिंग की हैरान निगाहों के नीचे आंगन से बाहर चली गई। ये यांग, जो बीम पर लेटा था, ने भी हान नियर के जाते हुए रूप को देखा। उसने देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। इस समय हान नियर उसके लिए अनावश्यक थी। जब तक वह समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करती, वह उसे छोड़ देगा जब तक वह उसके पेट में हान बिंगबिंग और ये यू को सफलतापूर्वक मार सके। पिछले कुछ दिन शांतिपूर्ण रहे थे और हान बिंगबिंग के जन्म तक केवल एक दिन शेष था। ये यांग ने आकाश में तैरते सफेद बादलों को देखा, नीला आकाश किसी रत्न की तरह। जैसे ही ये यांग इस दुर्लभ क्षण का आनंद ले रहा था, एक अदृश्य दबाव धीरे धीरे पास आया। आखिरकार यह आ गया है, उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। धीरे धीरे आ रहे दबाव से प्रतिद्वंद्वी की ताकत 8वें मोड़ के आसपास थी। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ युद्ध होता तो वह हान बिंगबिंग के आंगन को जरूर प्रभावित करता या नष्ट भी कर देता। हालांकि ये यांग चाहता था कि वह हान बिंगबिंग के घर को नष्ट कर दे। ये सब ये यांग की योजना का हिस्सा था। कुछ ही देर बाद सफेद कपड़े पहने एक वीर और तेजस्वी व्यक्ति चुपके से दीवार फांदकर अंदर आया। वह वुक्वान था। हान बिंगबिंग के आंगन में दाखिल होते ही वह चुपके से एक कमरे में छिप गया जहां विविध वस्तुएं रखी जाती थीं। पूरी प्रक्रिया बहुत सावधानी से की गई, जिससे किसी को कोई खतरा न हो। अब मैं हान बिंगबिंग के कमरे में सफलतापूर्वक घुस गया हूं। जब जी का समय आएगा तो गुरु दोनों महापुरुषों को रोक पाएंगे और मैं अपनी चाल चल सकूंगा। वुक्वान ने मन ही मन सोचा, फिर एक अपेक्षाकृत साफ जगह ढूंढी, धूल पोंछने के लिए रुमाल निकाला और बैठ गया। अब गुरु की मदद से मैंने तलवार क्यूई को समझ लिया है। जिउडुआन आखिरकार एक हत्यारा ही तो है। मेरे लिए, जब तक मैं उसके पहले छिपे हुए हमले से बचाव करता रहूंगा, वह बच नहीं पाएगा। हालांकि वुक्वान घमंडी था और जिउडुआन को गंभीरता से नहीं लेता था, फिर भी वह अपने गुरु द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण मामले को बिगाड़ने से बचने के लिए सावधान और सतर्क रहना जानता था। इसके अलावा 2000 से भी ज्यादा सालों में यह उसका पहला वार था और उसका दिल पहले से ही उत्सुकता से बेचैन था। बाकी 2 महान बुजुर्गों के शिष्यों को हर दिन खतरनाक और कठिन मिशन करते देखकर उसे बहुत ईर्ष्या होती थी। आज मैं उन्हें इन 2 सहस्राब्दियों की अपनी साधना के परिणाम दिखाऊंगा। वुक्वान के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई जब उसने अपनी पीठ से तलवार निकाली और उसे हाथ में थाम लिया और तुरंत तलवार की गूंज की एक श्रृंखला निकली।
समय तेजी से बीत गया। चांद अब आसमान में चढ़ आया था, एक ठंडी बर्फीली रोशनी बिखेर रहा था। हान बिंगबिंग अपने कमरे में थी, उसके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द हो रहा था और उसका एमनियोटिक द्रव फट गया था। वह पीड़ा से चीख पड़ी, उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण जन्म लेने वाला था। 3 आत्माएं 7 आत्माएं संहारक व्यूह तुरंत सक्रिय हो गया। 13 छोटे झंडे हिंसक रूप से कांप उठे और जैसे ही भव्य व्यूह सक्रिय हुआ वे एक दूसरे से जुड़ गए। जी का समय भी आ गया था। वुक्वान, जो भंडार कक्ष में ध्यान कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसका हृदय सदमे से भर गया। वह हान बिंगबिंग की दर्दनाक चीखों से नहीं बल्कि उस भयानक व्यूह से चौंक गया जिसे उसने महसूस किया था, एक ऐसी व्यूह जिसने उसकी आदिम आत्मा को चुभने वाला दर्द महसूस कराया था। भव्य व्यूह के बाहर भी वुक्वान काफी प्रभावित हुआ। गुरु मुझे ज्यादा समय नहीं देंगे, मुझे जल्दी से हान बिंगबिंग की हत्या का नाटक करके जियोडुआन को बाहर निकालना होगा, वुक्वान ने सोचा और जल्दी से अपनी तलवार निकाली और मुख्य दरवाजे को भेदते हुए बाहर निकल गया। हान बिंगबिंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए वुक्वान ने अपनी स्वर्गीय कीमती तलवार पकड़ी, कमरे के मुख्य दरवाजे को आधा काट दिया और अंदर घुस गया। जैसे ही वुक्वान हान बिंगबिंग के कमरे में दाखिल हुआ, 3 आत्माओं 7 आत्माओं के व्यूह ने एक अवरोध हटा दिया जिसने हान बिंगबिंग और वुक्वान को घेर लिया और एक खूनी गंध उसके नथुनों में घुस गई। ये यांग ने तुरंत हान बिंगबिंग के अंदर स्प्लिट बॉडी पिल को सक्रिय कर दिया, जिससे वह और भ्रूण एक साथ फट गए। धमाका, एक जोरदार धमाके ने जैसे किसी चीज के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर वुक्वान को चौंका दिया, जिससे उसका शरीर कांप उठा। ये देखकर वुक्वान, जो कुछ करने ही वाला था, भौचक्का रह गया। उसने ऊपर देखा तो हान बिंगबिंग का पेट फट गया था, अंदर का भ्रूण टुकड़ों में बिखर गया था और पूरा कमरा लाल रंग से रंगा हुआ था। हान बिंगबिंग को देखते हुए उसकी आंखें अब खाली थीं, उसकी आदिम आत्मा पहले ही उस भव्य सेना द्वारा नष्ट कर दी गई थी, जिससे वह एक लाश बनकर रह गई थी। नहीं, मैं एक जाल में फंस गया हूँ, वुक्वान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह यहाँ सिर्फ हान बिंगबिंग की हत्या का नाटक करने आया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हान बिंगबिंग पहले ही मर चुका होगा और वह एक भव्य सेना में फंस गया था। ये साफ तौर पर उसे फंसाने की कोशिश थी। आखिरकार मुख्य दरवाज़ा उसकी तलवार की ची से कट गया था, जिससे उसकी उपस्थिति और कार्रवाई का सबूत मिल गया था। इस तरह हान बिंगबिंग की मौत का उससे अटूट संबंध होगा। हान परिवार के एक बच्चे को मारने का मतलब था कि उसका मालिक भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा और उसे भी फंसाया जा सकता था। वुक्वान तुरंत उछल पड़ा, वह व्यूह रचना को तोड़कर इस जगह से भाग जाना चाहता था, लेकिन एक अदृश्य अवरोध ने उसका रास्ता रोक दिया। वह उस अवरोध से टकराकर गिर पड़ा, जिससे उसके सिर पर खून लग गया। उस क्षण वुक्वान की इच्छा हुई कि काश वह व्यूह रचना करने वाले को 10,000 बार मार पाता। रुको, मेरी आदिम आत्मा इतनी असहनीय पीड़ा में क्यों है, मानो उसे 1000 सुइयां चुभ रही हों। वुक्वान ने अपना सिर पकड़कर हिलाते हुए पूछा। अगले ही पल वुक्वान की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह 3 आत्माएं 7 आत्माओं का संहारक व्यूह है। ये व्यूह कहीं भी कम दाम में मिल सकता था और यह आत्मा पर आक्रमण करने में माहिर था। आत्मा पर ऐसा आक्रमण अप्रतिरोध्य था। एक बार जब 3 आत्माएं 7 आत्माओं का इस भव्य व्यूह द्वारा विनाश हो गया तो कोई भी खुद को नहीं बचा सका। उसने तुरंत अपनी आत्मा में भारी पीड़ा सहन की, बार बार अपनी तलवार निकाली और अवरोध पर वार करके उसे तोड़ने का प्रयास किया। 3 आत्माएं 7 आत्माओं का संहारक व्यूह हालांकि बेहद निम्न गुणवत्ता का संहारक व्यूह है, इसे पहले से स्थापित किया जा सकता है और इसमें प्रतिदिन लगातार सच्चा सार डालने से यह व्यूह और भी मजबूत होता जाता है। अब इसे 90 दिनों के लिए स्थापित किया गया है। आपकी तो बात ही छोड़िए, अगर आपका स्वामी भी आ जाए तो उसे भागना पड़ेगा। तभी हान बिंगबिंग के कमरे के प्रवेश द्वार पर ये यांग उस दरवाजे से अंदर आया जिसे वुक्वान ने काट दिया था। वह अवरोध से एक कदम दूर रुका और धीरे से बोला, ये तुम हो, वह दोस्त जिसे हान याओयाओ वापस लाया था। क्या तुम्हें ऐसा करने पर जियोडुआन के उग्र प्रतिशोध का डर नहीं है? वुक्वान ने ये यांग की ओर ठंडी नज़रों से देखा और कहा। उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि 2000 साल की साधना और एकांतवास से बाहर आने के बाद वह ये यांग के हाथों में पड़ जाएगा। हालांकि उसके दिल में डर का जरा भी नामोनिशान नहीं था, क्योंकि एक दुष्ट साधक होने के नाते ये यांग निश्चित रूप से हियरिंग शहर के 3 महान बुजुर्गों में से एक एनजियान को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर उसने उसे नुकसान पहुंचाया तो उसका स्वामी निश्चित रूप से ये यांग का दुनिया के कोने कोने तक पीछा करेगा। पहले तो वह चिंतित था, लेकिन अब ये यांग को देखकर उसने राहत की सांस ली और अवरोध को काटने की उसकी हरकत भी रुक गई। जियोडुआन, हाहा, ये यांग खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। अगले ही पल उसने एक लाल झंडा निकाला, उसे अपनी हथेली में थामा और लगातार उसमें सच्चा सार उड़ेला। जैसे ही सच्चा सार लगातार 3 आत्माओं 7 आत्माओं संहारक व्यूह में प्रवेश कर रहा था, एनजियान को तुरंत तेज सिर दर्द हुआ। वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो गुरु एनजियान तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे।
वुकुआन ने अपना सिर पकड़कर लौटते हुए अपने गुरु का नाम पुकारा। ये यांग को डराकर रोकने की कोशिश की। हालांकि ये यांग न केवल रुका, बल्कि उसने भव्य व्यूह को सक्रिय करने के अपने प्रयासों को और तेज कर दिया। एक पल में एनजियान की आत्मा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। कुछ ही सांसों में उसकी आत्मा का 2/5वां हिस्सा नष्ट हो गया था और उसका सिर चक्कर और चुभने वाले दर्द से धड़क रहा था। ये यांग के मारने के इरादे को भांपते हुए एनजियान का दिल घबराने लगा। वह अपनी तलवार से विशाल व्यूह पर लगातार वार करता रहा, हर वार से पूरा प्रांगण कांप उठता। यह उसके लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि हिंसक वार की आवाज़ें हान परिवार के स्वर्ण कवच रक्षकों को आकर्षित कर लेतीं। अगर वह हत्यास्थल पर दिखाई देता तो उसका अंत हो जाता, लेकिन अगर वह अवरोध नहीं तोड़ता तो उसकी भी मृत्यु निश्चित थी। अंततः उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उसके हाथ में तलवार से प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं। तलवार के एक ही वार से अवरोध तुरंत 2 टुकड़ों में बढ़ गया और चकनाचूर हो गया। 3 आत्माएं 7 आत्माएं संहारक व्यूह के टूट जाने के बाद भी चुभन का एहसास कम नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा पहले से ही अपूर्ण थी। वह जानता था कि इस युद्ध के बाद अगर वह बच भी गया तो उसकी आत्मा की क्षति अपरिवर्तनीय थी। एक बार चली गई तो वह हमेशा के लिए चली गई, उसे पुनः प्राप्त करना असंभव था। कोई कह सकता है कि वह पहले से ही अपंग था और वह जीवन भर संत लोक में कदम रखने के बारे में भूल सकता था। इस समय वुकुआन की आंखें लाल हो गई थीं और वह ये यांग को घूर रहा था। आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बेशर्म बदमाश को मार डालो। ये कहते हुए वुकुआन ने बिना किसी छुपे गुस्से के साथ ये यांग पर अपनी तलवार तान दी। हालांकि अपनी आधी आत्मा खो देने के बाद अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह अपनी सामान्य आक्रमण शक्ति का आधा ही इस्तेमाल कर पाया। जैसे ही ये यांग ने अपनी ऊर्जा का संचार किया, उसकी आंखों में उसकी गति अविश्वसनीय रूप से धीमी दिखाई दी। ये यांग ने आसानी से बचने के लिए अत्यंत सरल गतिविधि का इस्तेमाल किया, फिर आत्मा शिशु भाला निकाला और एक ही वार में उसके दिल को छेद दिया, फिर उसे हान बिंगबिंग की लाश की ओर ऊपर फेंक दिया। ये यांग की गति इतनी तेज थी कि हान बिंगबिंग की लाश से टकराने से पहले वुकुआन कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। तभी दरवाजे के बाहर से एक स्वर्ण कवच रक्षक की आवाज आई। ये यांग ने तुरंत एक कदम उठाया और अपने स्थान से गायब हो गया, जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। वुकुआन का दिल छलनी हो गया और उसने खुद को हान बिंगबिंग की लाश पर पड़ा पाया। उसका पेट का निचला हिस्सा फट गया था और उसके अंदरूनी अंग बाहर आ गए थे, जिससे वह अनजाने में उठकर उल्टी कर बैठा। क्या हुआ? जल्दी करो, कोई हत्यारा। भाड़े के सैनिकों के एक गश्ती दल ने शोर सुना और जांच करने के लिए जल्दी से दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि वुकुआन हान बिंगबिंग की लाश के पास तलवार लिए खड़ा था। इस क्रूर और खूनी दृश्य ने उसे भयभीत कर दिया और वह तुरंत चिल्लाया। इस चीख पर हान परिवार उबलते हुए बर्तन की तरह फट पड़ा। अनगिनत सैनिक उमड़ पड़े, जिनमें 6 क्रांति मानव क्षेत्र का एक कप्तान भी शामिल था। तुम कौन हो? हान परिवार की सबसे बड़ी युवती हान बिंगबिंग की हत्या करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आदमियों, उसे पकड़ लो। कप्तान की आंखों में आश्चर्य का भाव था और उसने जल्दी से आदेश दिया। उसने एनजियान के शिष्य को पहले कभी नहीं देखा था। वुकुआन एकांत में था और उसे किसी ने नहीं देखा था। अब उसे एक कीमती तलवार पकड़े और हान बिंगबिंग की लाश के पास खड़ा देखकर उसने तुरंत उसे हत्यारा समझ लिया। और कप्तान को भी डर का एहसास हुआ। ये व्यक्ति चुपके से हान परिवार में घुसकर हान बिंगबिंग को मार सकता था। इसके बाद कप्तान के रूप में उसका पद बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर उसका दिल और भी गुस्से से भर गया। वह जानता था कि उसने कप्तान का पद सुरक्षित करने के लिए कितनी मेहनत और प्रयास किया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक सुंदर लड़का उसे बर्बाद कर देगा। तुरंत अनगिनत भाले आगे बढ़े और वुकुआन पर अपने लोहे के भाले फेंके। क्योंकि उसका दिल छिद गया था और उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वुकुआन की दृष्टि अब पूरी तरह से काली हो गई थी। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। जब आखिरकार उसकी दृष्टि वापस आई तो उसके शरीर में एक तेज दर्द हुआ। उसने नीचे देखा तो उसके शरीर में अनगिनत लंबे भाले पहले से ही धंसे हुए थे। वुकुआन का चेहरा अविश्वास और गहरी अनिच्छा से भर गया था और वह जमीन पर गिर पड़ा। दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। नहीं, तभी अचानक एक जोरदार दबाव पड़ा, जिससे आसपास के निचले दर्जे के भाड़े के सैनिक उसे झेल नहीं पाए और मुंह में खून भर आया। तभी आंजियान आकाश से उतरा और वुकुआन के पास आ गिरा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक हल्के से हथेली के वार से वुकुआन पर हमला कर रहे भाड़े के सैनिकों को खून की धुंध में बदल दिया। मेरे प्यारे शिष्य, तुम ऐसे कैसे हो गए? आंजियान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका बेकाबू क्रोध फूट पड़ा, जिससे वहां मौजूद सभी भाड़े के सैनिकों को ठंड का एहसास हुआ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वुकुआन की जान चली गई। तभी शोर सुनकर एल्डर होजे और हान याओयाओ और अन्य लोग भी दौड़कर वहां पहुंचे। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, उनके सामने का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। क्या हुआ? होजे ने एक भाड़े के सैनिक को पकड़कर पूछा।
सुनो, सर्वोच्च बुजुर्ग, उस सफ़ेद कपड़े वाले हत्यारे ने सबसे बड़ी युवती को मार डाला। जब तक हम पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, भाड़े के सैनिक कप्तान ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा। हालांकि उसने वुक्वान को हान बिंगबिंग को मारते नहीं देखा था और उसने वुक्वान को आते ही चोटों से लथपथ देखा था, लेकिन उसके दबाव को देखते हुए हान बिंगबिंग निश्चित रूप से उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी और यह बहुत कम संभावना थी कि वह इस सफ़ेद कपड़े वाले व्यक्ति को घायल कर सकती थी। हालांकि अपनी आखिरी बची हुई प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने जोर देकर कहा कि यह वुक्वान ने ही किया था। किसी को इस मामले की जिम्मेदारी लेनी ही थी। आखिरकार मृतक कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि हान परिवार की सबसे बड़ी युवती थी। बिना किसी स्पष्टीकरण के अगर हान परिवार का क्रोध अंततः उन पर गश्त कर रहे भाड़े के सैनिकों पर पड़ा तो उनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। यह एक ऐसा अपराध होगा जिसकी सज़ा उनके पूरे परिवार का सफाया होगा। हो जे की आंखें सिकुड़ गईं और उसने भाड़े के सैनिक को छोड़ दिया। वह आगे बढ़ा और वुक्वान को एनजियान की बाहों में देखा। ये देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अभी अभी एनजियान ने उसे चाय पर बुलाया था और जानबूझकर उसे वहीं रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अगले ही पल इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। एनजियान, हमें अब तुमसे एक संतोषजनक जवाब चाहिए, हो जे ने ठंडे स्वर में कहा और उस पल उनके आसपास की हवा मानो जम गई। वह और हान बा दाओ भाई थे जिन्होंने एक ही रास्ता अपनाया था और उनके लिए इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। अब जबकि हान बा दाओ का निधन हो चुका था, उन्होंने और जूतू ने हान बा दाओ के बच्चों की अच्छी देखभाल करने का वादा किया था। अब उनके बड़े भाई की बेटी की मृत्यु उनके ही लोगों के हाथों, खासकर महापुरुष आंजियान के शिष्य वुक्वान के हाथों हुई थी। जब उनके बड़े भाई का निधन हो गया तो वह उन्हें ये कैसे समझा सकते थे। मैं आपको इस मामले का स्पष्टीकरण जरूर दूंगा। अभी मुझे कारण और प्रभाव की जांच करनी है। कृपया मुझे 1 महीने का समय दें, आंजियान ने अपने मन में व्याप्त दुख को दबाते हुए कहा। उनके परिश्रमी शिष्य का तलवार खींचते ही ऐसा अंत हो गया जिसे आंजियान के लिए स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, चूंकि आप भी एक महापुरुष हैं, इसलिए मैं आपको हम सभी को संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ समय दूंगा। तभी हान गुआंग बाहर आए और बोले। हालांकि हान याओयाओ ने भौहें चढ़ाईं। ये हान गुआंग साफ तौर पर एनजियान को इस अपराध से बचाना चाहता था। वे सचमुच मिले हुए थे। हान परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते हान गुआंग को स्वाभाविक रूप से बोलने का अधिकार था। चूंकि भतीजे गुआंग ने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें मुझे और पूरे हान परिवार को स्पष्टीकरण देने के लिए 1 महीने का समय देता हूं। वरना जूतू और मुझे तुम्हारे खिलाफ जाने और तुम्हें अस्वीकार करने का दोष मत देना, हो जे ने गुस्से से भरी आंखों से कहा। 1 साल में एक नए हायरिंग सिटी लॉर्ड का चुनाव होना था। हो जे ने इस साल के भीतर ऐसी घटना घटने की उम्मीद नहीं की थी। हान परिवार के 3 बच्चे 1 साल से भी कम समय में मर गए थे। इससे हो जे को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई पर्दे के पीछे से ये सब कर रहा है। अब तक उसे शक होने लगा था कि एनजियान ही पीछे से परेशानी खड़ी कर रही है, वरना ऐसा करने की इतनी क्षमता किस में होती। लेकिन हो जे को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पीछे से चीज़ों में हेरफेर करने वाला सिर्फ एनजियान नहीं था, वह बेहद खतरनाक था। अच्छा, बस 1 महीना, मैं सच्चाई की जांच करूंगा और सबको जवाब दूंगा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि सबसे बड़ी युवती की हत्या वुक्वान ने की थी, एनजियान ने बिना सिर उठाए वुक्वान को देखते हुए कहा। मुझे उम्मीद है, हो जे ने अपना हाथ झटक दिया और आगे बढ़ गया। दूर ये यांग एक छत पर हाथ जोड़े ठंडे मन से यह नज़ारा देख रहा था। जब तक तुम्हें पता चलेगा कि हत्यारा मैं हूं, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो चुकी होगी, ये यांग ने धीमी आवाज में ठंडे मन से कहा। उसके होठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। भोर हो गई और उगते लाल सूरज ने अंधेरा दूर कर दिया, जिससे गर्म धूप निकल आई। इस समय हान बिंगबिंग के आंगन में सिर्फ एनजियान और हान गुआंग थे। आंजियान अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम हान बिंगबिंग को मारने के बजाय सिर्फ जिउदुआन को बाहर निकालने पर सहमत नहीं हुए थे? अब जबकि हान बिंगबिंग की हत्या हो चुकी है तो हालात मुश्किल हो गए हैं, हान गुआंग ने मन ही मन थोड़ी बेचैनी के साथ कहा। अगर हान बिंगबिंग की मौत का कोई ठोस कारण नहीं होता तो आंजियान को जरूर फांसी दे दी जाती और उस पर पारिवारिक कानून लागू होता। आंजियान को समर्थक के रूप में खो देने से हान गुआंग मुश्किल में पड़ जाता। हालांकि उसे प्रथम राजकुमार की मदद मिल रही थी, लेकिन शाही राजवंश इतनी दूर था कि उसे मिलने वाली मदद बहुत कम थी। जल्दी मत करो, मुझे सोचने दो, आंजियान ने वुक्वान के शरीर को नीचे रखते हुए कहा। उसकी आंखें दुख से भर आईं। हालांकि वुक्वान उसका नामात्र का शिष्य था, उसकी असली पहचान उसका नाजायज बेटा था। उसने हान बा दाओ की पत्नी के साथ सांठगांठ करके उसे गुप्त रूप से जन्म दिया था। उसका असली मकसद हान परिवार के सभी बच्चों को खत्म करना, हान गुआंग को दर्पण भंजन फल प्राप्त करने के लिए सत्ता में आने में मदद करना और फिर हान गुआंग को मारकर अपने बच्चे को सत्ता सौंपना था।
आखिरकार वुक्वान भी हान परिवार का आधा वंशज था, इसीलिए किसी भी दुर्घटना के डर से उसकी बहुत देखभाल की गई और उसे 2000 साल से भी ज्यादा समय तक छिपा कर रखा गया, जब तक कि वह अष्टचक्र मानवलोक में नहीं पहुंच गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने जीने की लगभग पूरी उम्मीद भी खो दी थी। उसके लिए यह आघात दर्पण भंजन फल न मिलने से भी ज्यादा गंभीर था। वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने अपने बेटे वुक्वान का बदला लेने की कसम मन ही मन खा ली थी। जहां तक दर्पण भंजन फल की बात है, अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वुक्वान की हत्या करने वाला असली अपराधी पकड़ा जाए और उसके 1000 टुकड़े कर दिए जाएं ताकि उसके दिल में दबी नफरत शांत हो जाए। इस समय एनजियान अपनी भावनाओं को दबा रहा था और अपने विचारों को सुझाने की कोशिश कर रहा था। वुक्वान मानव लोक 8 चक्करों में था। अगर जियोडुआन 7 चक्करों वाले मानव लोक में प्रवेश भी कर लेता तो भी वह वुक्वान का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। इसके अलावा वुक्वान तलवार की मंशा की पहली झलक पहले ही समझ चुका था और उसकी ताकत जियोडुआन से पूरी तरह बेहतर थी। लोक जितना ऊंचा होगा, अंतर उतना ही ज्यादा होगा। हालांकि 8 चक्करों और 7 चक्करों के बीच सिर्फ एक परत का अंतर है। ये चूहे और बिल्ली के रिश्ते जैसा है। चूहा चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह बिल्ली का प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं हो सकता। इसलिए जिसने ये चाल चली वह निश्चित रूप से जियोडुआन नहीं था। इसके अलावा जियोडुआन अपने कार्यों में पूरी तरह से जानकार और सतर्क था। वह जानता था कि वुक्वान उसका शिष्य है, इसलिए अगर कोई गहरी दुश्मनी भी हो तो भी उसके लिए उसे मारना असंभव था। जरूर किसी ने ये चाल चली होगी और हान बिंगबिंग मारी गई, फिर भी जियोडुआन शुरू से आखिर तक दिखाई नहीं दिया। इससे पता चलता है, ये सोचकर एनजियान के दिल में भी एक सिहरन दौड़ गई। इसके पीछे वाला निश्चित रूप से एक अनुभवी राक्षस था, जिसकी इतनी गहरी चाल थी कि वह खुद भी अनजाने में जाल में फंस गया। तो आखिर पीछे से इसे कौन नियंत्रित कर रहा था? क्या ये हो सकता है कि हान नियर कोई पुराना राक्षस हो जिसके बहुत गहरे छिपे हुए षड्यंत्र हों? एनजियान की आंखें सिकुड़ गईं। एनजियान ने हाथ बढ़ाकर वुक्वान के कपड़ों के बटन खोले, जिससे उसका नंगा शरीर दिखाई दिया। उसके पूरे शरीर में अनगिनत खून के छेद थे, जो भाड़े के सैनिकों के गश्ती दल ने बनाए थे। लेकिन अगले ही पल उसे एक गंभीर घाव दिखाई दिया, जो वुक्वान के दिल पर था और उस पर भी एक बार वार किया गया था। घाव से पता चल रहा था कि यह किसी भाले से हुआ था, लेकिन आसपास के भाले के घावों के विपरीत इस घाव के आसपास का हिस्सा वास्तव में क्षतिग्रस्त था। एक सामान्य भाले के वार से निकलने पर एक चीरा जैसा घाव हो जाता है, लेकिन ये दिल का घाव बिल्कुल अलग था। आसपास का हिस्सा फटा हुआ था और दिल तो कीमा बन गया था। ये भाले का इरादा है। एनजियान की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। वह गहराई से जानता था कि भाले के इरादे वाले लगभग सभी योद्धा लाल भाले संप्रदाय से आते हैं, और इतने सालों से हान परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने भाला चलाया हो। एनजियान जैसे ही गंभीर भाव से विश्लेषण कर रहा था, अचानक आंगन से हान गुआंग की चीखें सुनाई दीं। एनजियान अंकल, जल्दी आइए, मुझे कुछ अविश्वसनीय मिला है। एनजियान तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और उसने हान गुआंग को एक नर्म मिट्टी के गड्ढे की ओर इशारा करते देखा। करीब से देखने पर टीले से एक पैर का अंगूठा बाहर निकला हुआ था। कोई इसे मेरे लिए खोद दे, हान गुआंग ने आदेश दिया और 4 लोगों ने फावड़े ढूंढे और खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही एक लाश खोदकर निकाली गई। एनजियान आगे बढ़ा और उसके चेहरे से कीचड़ झाड़ा, जिससे एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। ये वही हत्यारा था जिसे उसने और हान गुआंग ने हान बिंगबिंग पर नजर रखने के लिए भेजा था। उसने जियोडुआन को बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करने का इरादा किया था, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। हालांकि एनजियान को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वह सिर्फ 5 क्रांतियों में था, वह जियोडुआन का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन एनजियान को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उस दिन के बाद से चाहे जितने भी हत्यारे भेजे गए, वे सभी गए और कभी वापस नहीं लौटे, और यहाँ तक कि 7 क्रांतियों के विशेषज्ञ भी बिना किसी निशान के गायब हो गए। अब ऐसा लग रहा था कि वे सभी मारे गए थे और यहीं दफना दिए गए थे। खुदाई का काम दोपहर तक जारी रहा। कुल 58 लाशें, न ज्यादा न कम, ये सभी वे लोग थे जिन्हें उन्होंने वहां भेजने का इंतजाम किया था। एनजियान एक एक करके आगे बढ़ा और उनके कपड़े उतार दिए। उन सभी को एक ही भाले से मार दिया गया और उनके घाव भाले के इरादे से फट गए। कौन सा इंसान इन छुपने के आदि हत्यारों को एक ही भाले से मार सकता है? एनजियान चुप रहा, जमीन पर सजे धजे 58 शवों को चुपचाप देखता रहा। हान गुआंग, जाकर जांच करो कि 8 क्रांतियों वाले हायरिंग सिटी के ऊपर कितने भाड़े के सैनिक हैं। हान नियर पर ध्यान केंद्रित करो और देखो कि क्या उसके पीछे कोई ताकत है, एनजियान ने हान गुआंग से कहा, जबकि वह भी हान बिंगबिंग के कमरे में सुराग ढूंढने लगा। हान बिंगबिंग के कमरे में दाखिल होते ही उसने एक भी कोना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि दीवारों की हर नीली ईंट की भी बारीकी से जांच की। आखिरकार एनजियान को हान बिंगबिंग के आंगन में 13 छोटे झंडे मिले। उसने झंडे उठाए और उसकी आंखें तुरंत काली पड़ गईं।
उसने साफ पहचान लिया कि वे 3 आत्माएं 7 आत्माएं संहारक व्यू हैं जो किसी व्यक्ति की आदिम आत्मा का नाश कर सकता है और पुनर्जन्म को रोक सकता है। ये सचमुच दुर्भावनापूर्ण था। क्या वुकुआन इस व्यू से मर सकता था? कौन इतना दुष्ट है कि आदि आत्मा को भी नहीं बख्शता? आनजियान ने झंडों को कसकर पकड़ लिया और वे तुरंत टूट गए। लेकिन आनजियान को इन झंडों से कुछ सुराग भी मिले। व्यू की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी। उसे समय के साथ शक्ति संचित करनी थी। वुकुआन जैसे गुरु को मारने के लिए व्यू को कम से कम 2-3 महीने तक संवारना जरूरी था। इससे पता चलता है कि अपराधी संभवतः हान परिवार का ही था और उसका कोई परिचित था। इस समय आनजियान को पहले से ही एक अंदाजा हो गया था, यह जरूर मिस हान याओ याओ और हान नियर का काम रहा होगा। अब बस अपने बेटे वुकुआन का बदला लेने के लिए सबूत ढूंढने की बात थी। पीच ब्लॉसम आंगन। ये यांग के कमरे में गहरे रंग की लकड़ी से बनी एक चाय की मेज थी। इस लकड़ी से बना फर्नीचर न केवल हजारों सालों तक बिना सड़न के टिका रहता है, बल्कि एक हल्की लकड़ी जैसी खुशबू भी छोड़ता है जो लोगों को धीरे धीरे सुकून दे सकती है। इस समय कुछ देर बाद ये यांग और मिस हान याओ याओ एक दूसरे के सामने बैठ गए। ये यांग ने चायदानी उठाई, उसमें एक कप चाय डाली और मिस हान याओ याओ को दे दी। वरिष्ठ महोदय, दोष दूसरे पर मरने की आपकी रणनीति काफी कारगर रही। आपने न सिर्फ सिस्टर बिंग बिंग को खत्म किया बल्कि आनजियान के मेजर जनरल वुकुआन से भी निपट लिया। मिस हान याओ याओ ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। ये यांग बिना कुछ बोले मुस्कुराए अपने लिए एक कप चाय डाली और धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। हालांकि यह कोई खास गहरी चाय नहीं थी, लेकिन इसका स्वाद काफी अच्छा था। हालांकि आपकी रणनीति अच्छी तरह से लागू की गई थी, आनजियान के जीवन के अनुभव के साथ वह जरूर जांच करेगा और पता लगाएगा कि यह आप ही थे। ये बस समय की बात है, मिस हान याओ याओ ने हल्की भौहें चढ़ाते हुए कहा। उनकी आंखों में चिंता के भाव थे। जल्दी मत करो, जो हमारी तरफ से दोष लेगा वह पहले ही आ रहा है। ये यांग ने अपने हाथ में चाय पी और राहत की लंबी सांस ली। ये सुनकर मिस हान याओ याओ ने अपनी उंगली काट ली, मानो गहरी सोच में डूबी हों। थोड़ी देर बाद वह उठी और चांदी का एक थैला छोड़ गईं। यह इस महीने का वेतन है। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले जाऊंगी, उन्होंने जाने से पहले कहा। उनके कदम तेज थे, मानो उन्हें कोई जरूरी काम हो। मिस हान याओ याओ को पीछे हटते देखकर ये यांग के हाव भाव बदल गए। हालांकि उन्होंने ये यू को मार गिराया था, लेकिन दूसरों की भावनाओं को भांपने की उनकी क्षमता अभी भी गायब नहीं हुई थी। मिस हान याओ याओ की हालिया बातचीत से वह उनसे काफी नाराज लग रही थीं। बात तो समझ में आ रही थी। आखिरकार हान बिंग बिंग उनकी बड़ी बहन थी, फिर भी उनकी मृत्यु इतनी दुखद थी कि उनके द्वारा स्थापित भव्य सेना ने उनकी आदिम आत्मा को भी नष्ट कर दिया। ये वाकई कुछ हद तक क्रूर था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? अगर वे मर गए तो मर गए। यह मौत का एक अलग ही तरीका था। सफल होने के लिए नैतिकता या मानव स्वभाव पर विचार नहीं करना चाहिए। डरपोक होना केवल महत्वपूर्ण मामलों को बर्बाद कर देगा। चारों ओर देखते हुए पिरामिड के शीर्ष पर खड़ी किस आकृति के हाथ खून से सने नहीं थे, लेकिन ये यांग को ये बात डरा रही थी कि मिस हान याओ याओ ने उसके प्रति थोड़ी सतर्कता बरती थी, मानो जानबूझकर उससे सावधान हो रही हों। इससे ये यांग बेचैन हो गया। मिस हान याओ याओ गहरी चालों और चालाकी वाली इंसान थीं। उनकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक वह हमेशा उनके द्वारा चला गया था। अगर वह उनके हाथों में पड़ गया तो जब तक उसे इसका एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। संयोग से उसके पास अब इस महीने की तनख्वाह थी, जो पिछले 4 लाख चांदी के साथ मिलकर एक अनुकरण के लिए पर्याप्त थी। वर्तमान में 5 लाख चांदी की लागत वाला एक अनुकरण बहुत ज्यादा था। हर अगले अनुकरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सावधानीपूर्वक और सावधानी से उपयोग करना होगा। मिस हान याओ याओ के जाने के बाद ये यांग ने जू झेंगक्सू को दरवाजे की रखवाली करने के लिए बुलाया ताकि कोई परेशान न हो, क्योंकि सिमुलेशन में कोई जितना ज्यादा समय तक जीवित रहता उतना ही ज्यादा समय लगता, और अगर उसे रोका जाता तो क्यूई विचलन होने की बहुत संभावना होती। तुरंत ये यांग ने चांदी के थैले को लाइफ सिम्युलेटर में रिचार्ज कर दिया। रिचार्ज सफल। वर्तमान शेष 500,000 चांदी। क्या आप लाइफ सिम्युलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं? एक बार इस्तेमाल करने पर 500,000 चांदी खर्च होती है। हाँ, 15 साल की उम्र में आपने 3 सोल 7 स्पिरिट्स किलिंग एरे का इस्तेमाल करके हान बिंग बिंग को खत्म कर दिया था और वुकुआन को भी घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया था। फिर एनजियान ने पूरी ताकत से जांच शुरू की। 7 दिन बाद एनजियान ने वुकुआन की मौत की पूरी जांच के लिए एक शाही अन्वेषक को नियुक्त करने में भारी रकम खर्च की। हालांकि भेद खुलने के डर से मिस हान याओ याओ ने शाही अन्वेषक के शराब के प्याले में जहर मिला दिया, लेकिन अन्वेषक को इसका पता चल गया। इस तरह मिस हान याओ याओ एक संदिग्ध बन गईं। आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है। मिस हान याओ याओ की छोटी सी चतुराई ने आपकी सारी योजनाएं चौपट कर दीं। ये जानते हुए कि मामला उजागर हो गया है, आपने अत्यंत आसान गतिविधि का इस्तेमाल किया और रातों रात भाग गईं।
1 महीने बाद आपको खबर मिली कि शाही अन्वेषक ने सच्चाई उजागर कर दी है। मिस हान याओ याओ को मुख्य षड्यंत्रकारी माना गया और पारिवारिक कानून के अनुसार एन जियान ने उन्हें मार डाला। हान नी एर बिना किसी निशान के गायब हो गईं। जहां तक आपकी बात है तो हायरिंग सिटी आपको बहुत चाहता था। 16 साल की उम्र में नोंग यू ने आपको ढूंढा और आपसे सिंगल लाइफ कंट्री के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। आपने उससे कहा कि वह गुयुआन स्पीयर आर्ट का दूसरा भाग लेकर आए और आप उसे सिंगल लाइफ कंट्री का ठिकाना बताएंगे। 3 दिन बाद लाल भाला संप्रदाय का एक व्यक्ति आया जिसने संप्रदाय का वरिष्ठ शिष्य होने का दावा किया। वह गुयुआन स्पीयर आर्ट का दूसरा भाग लाया और आपको सौंप दिया। इसकी पुष्टि करने के बाद आप उसे और नोंग यू को यांग यू सांग के डाकुओं के अड्डे पर ले गए और सिंगल लाइफ कंट्री के दफन स्थल का पता बताया। जब उन्होंने सिंगल लाइफ कंट्री की लाश देखी तो उनके दिल तुरंत गुस्से से भर गए। वे इसलिए क्रोधित नहीं थे क्योंकि सिंगल लाइफ कंट्री को यातना देकर मार डाला गया था, बल्कि इसलिए कि गुई ही गायब हो गई थी। जैसे ही आपने सोचा कि आप जा सकते हैं, वरिष्ठ शिष्य ने आपको अचानक बेहोश कर दिया और लाल भाला संप्रदाय में वापस ले गए। उन्होंने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके आपकी यादों को निकालने के लिए भारी कीमत चुकाई। आपका रहस्य उजागर हो गया और गुई यी को भी निकाल लिया गया। क्योंकि आपकी आदिम आत्मा नष्ट हो गई थी, आप मृत्यु के कगार पर थे। तभी एक महिला दौड़कर आए और आपको बचाया। जब आपने उसका रूप स्पष्ट रूप से देखा तो आपको एहसास हुआ कि वह बाई होंग थी। 20 साल की उम्र में अपनी नष्ट हुई आदिम आत्मा के कारण आप अपंग हो गए और हर दिन भयानक सिरदर्द से पीड़ित होने लगे। इसके लिए बाई होंग ने आपको ठीक करने का एक तरीका खोजने का फैसला किया। 21 साल की उम्र में आपके पास जीवन सिम्युलेटर होने की खबर उजागर हुई। लाल भाला संप्रदाय ने निर्धारित किया कि यह एक दिव्य स्तरीय साधना पद्धति थी। ये खबर 10 महाकुलों शाही राजवंश तक फैल गई और दुनिया का हर कोई तुम्हारा पीछा करने लगा। श्वेतलाल के पास तुम्हें लेकर उत्तरी सागर भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 28 साल की उम्र में बाईहोन को तुमने फंसाया और अपनी घोर घृणा का बदला लेने से पहले ही लाल भाला संप्रदाय के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। 30 साल की उम्र में नोंग यू ने तुम्हें पा लिया। उसने तुम्हें आत्मग्लानि से देखा, ये सोचकर कि अगर वह न होती तो तुम्हारा यह अंत न होता। फिर उसने एक चांदी का भाला निकाला और तुम्हें गोली मार दी, जिससे तुम्हारा दुख समाप्त हो गया। इस प्रकार 30 साल की उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो गई। सिमुलेशन समाप्त हो गया। ये यांग ने इस सिमुलेशन के परिणाम को देखा और उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जीवन सिम्युलेटर के लीक होने से इतना बड़ा हंगामा मच जाएगा। 10 महाकुलों और शाही राजवंश द्वारा पीछा किए जाने का मतलब था कि वह दुनिया में सभी का सार्वजनिक दुश्मन बन गया था। ये यांग की पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा और उसने अपने दिल में मिस हान याओ याओ को उसकी लापरवाही के लिए कोसा।